पहले हम सब 2 मिनट के लिए मौन रहेंगे श्रद्धांजलि देने के लिए। आज हमारे देश में एक बहुत दुखद घटना हुई है, हम सभी जानते हैं। मुंबई शहर पर आतंकवादियों का हमला हुआ है और हमारे देश के पुलिस के 9 जवान शहीद हुए हैं। उसके अलावा रेलवे पुलिस का 1 जवान शहीद हुआ है। मुंबई की और महाराष्ट्र की एक एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, उसके जो चीफ हैं हेमंत करकरे, वो भी शहीद हो गए हैं। तो दुखद घटना है। हम सब हमारे देश के उन सब नागरिकों के जिन्होंने आतंकवादियों से लड़ते हुए अपना सर्वस्व निछावर किया है, उनकी याद में उनकी आत्मा को शांति मिले, इस दृष्टि से 2 मिनट का मौन रखेंगे। आपसे निवेदन है कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और 2 मिनट के लिए हम सब आंखें बंद करके ईश्वर से प्रार्थना करें, वाहिगुरु से प्रार्थना करें कि जिनको शहादत मिली है उनकी आत्मा को शांति मिले। कल की बात को आगे बढ़ाता हूं और 1 घंटे में बात करूंगा। बाकी समय आपके प्रश्नोत्तरी के लिए आधा घंटा कम से कम, ज्यादा समय हुआ तो भी। कल 4 सूत्र पर बात हुई है। 1 मिनट में चारों को रिपीट कर देता हूं, याद आ जाए इसलिए। सबसे पहला सूत्र था खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना, कम से कम 1.5 घंटे बाद पीना। खाना खाने के पहले पीना हो तो 48 मिनट पहले पीना, बीच में पीना हो तो तब जब इमरजेंसी हो कोई, और 2-3 सिप ही पीना है बीच में। खाने के तुरंत बाद अगर कुछ पीना है तो सुबह पीनी है जूस, दोपहर को लस्सी, रात को दूध। दूसरा सूत्र था पानी हमेशा घूट घूट करके पीना, थोड़ा थोड़ा पीना, सिप सिप करके पीना। तीसरा सूत्र था सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पीना, कम से कम 3 गिलास। और चौथा और आखिरी कल का सूत्र था ठंडा पानी कभी नहीं पीना। 5वें सूत्र पे हम चलते हैं। 5वां सूत्र है भागवत जी का, अष्टांग हृदयम का। वो ये है कि जब भी खाना खाएं तो खाने को इतना चबाएं जितने हमारे दांत। जब भी हम खाना खाएं तो खाने को इतना चबाएं जितने हमारे दांत। अब हमारे दांत हैं 32, तो 32 बार चबाना। अगर 28 हैं तो 28 बार चबाना, 26 हैं तो 26 बार चबाना। जितने दांत है उतनी बार भोजन चबाना है, ये नियम है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों ऐसा करना है? सीधा सा लॉजिक है कि ज्यादा अगर चबाएंगे ठीक से खाने को तो वो लार जो आपके मुंह में है, स्लाइवा, वो खूब अच्छे से मिक्स होगा और फिर ये अंदर जाएगा तो पचने में, डाइजेस्ट होने में बहुत आसान हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। इसलिए खाने को जितना ज्यादा चबा के खाएंगे उतना अच्छा है। हमारे बुजुर्ग लोग घर में जो बड़े बूढ़े होते हैं अक्सर ये कहते हैं पानी को खाओ खाने को पियो। अब पानी को खाने का माने सिप सिप करके पीना, और खाने को पियो माने खाने को इतना चबाना कि वो पानी जैसा हो जाए। ये नियम बहुत बहुत जरूरी है सबको पालन करना। इस एक नियम के पालन नहीं करने से बहुत तकलीफ है। आप सभी लोग जो परेशान हैं इस बात से कि हमारा मोटापा हो गया है, वजन बढ़ गया है, कोई परेशान है डायबिटीज हो गई है, कोई परेशान है कोलेस्ट्रॉल है, कोई परेशान है ट्राइग्लिसराइड्स है, कोई परेशान है हाइपरथायराइडिज्म है, ये जितने भी रोगों के मैं नाम ले रहा हूं ये सब आपके रोग खत्म हो जाएंगे बस आप खाने को चबा के खाना शुरू कर दीजिए। जितना ज्यादा खाना चबाएंगे वजन उतना ही आपका कंट्रोल रहेगा। 1 साल कर दीजिए इस नियम को, तो जितना सरप्लस वेट है वो सब का सब आपका साल भर में निकल जाएगा। चबा चबा के खाना शुरू कर दीजिए। इतना सिंपल है और लेकिन बहुत इफेक्टिव है। मैंने इस छोटे से नियम का हजारों लोगों पे परीक्षण किया है पिछले 12 वर्षों में, और इतने अच्छे परिणाम हैं जो किसी दवा के नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपका पेट अंदर जाए, आप चाहते हैं वजन कम हो जाए, आप चाहते हैं कोलेस्ट्रॉल आपका ना बढ़े, आप चाहते हैं ट्राइग्लिसराइड्स ना बढ़े, आप चाहते हैं शुगर ना बढ़े आपकी, बस इतना सिंपल है कि चबा चबा के खाना शुरू कर दीजिए।
चबाने के लिए 2-3 दिन आपको बस इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि रोटी का एक टुकड़ा मुंह में डाला तो गिनकर उसे चबाइए, गिनते जाइए, और 32 बार हो तब उसको अंदर लेके जाइए। 2 दिन बस करना पड़ेगा आपको। तीसरे दिन से अपने आप गिनना शुरू हो जाएगा। आप भूल भी जाएंगे तो ये माइंड जो है ना, ये सुपर कंप्यूटर है, एक बार इसमें फीड हो गया तो तीसरे दिन से फिर आपको गिनना नहीं पड़ेगा, वो अपने से ही उतना ही गिनेगा, उतना ही चबाएगा। ये 5वां नियम है, बहुत आवश्यक है, आप इसको फॉलो करें तो बहुत अच्छा होगा। 6वां नियम है वो बहुत आज के लोगों के लिए जरूरी है। भागवत जी कहते हैं कि जब भी खाना खाएं, सुबह का हो, दोपहर का हो, शाम का हो, तो जमीन पे बैठ के खाएं, भूमि पे बैठ के खाएं। ये जो नियम है कि जब भी खाना खाएं, भूमि पर बैठ के खाएं, जमीन पर बैठ के खाएं, आप तुरंत पूछेंगे इसका लॉजिक क्या? सिंपल सी बात इसमें है जो समझने की, वो ये कि हमारा जो शरीर बना है वो 2 पाए वाला है। 2 पाया माने हमारे 2 पांव हैं, और जानवरों का जो शरीर है वो 4 पांव वाला है। हम वर्टिकल हैं, ऊर्ध्वाधर हैं, और जानवर जो है सब हॉरिजॉन्टल हैं, क्षैतिज हैं। दोनों पर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो अलग अलग है। हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो धरती है, इसमें एक ताकत है, एक बल है, एक फोर्स है, जिसको हम सब कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और ये पूरी दुनिया में जहां तक पृथ्वी है वहां तक ये है। जब भी आप खड़े होते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, हमेशा ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपके ऊपर काम करता है, हर समय काम करता है। जब आप बैठे होते हैं तो एक आसन होता है जिसको योग और प्राणायाम में कहा जाता है सुख आसन। आलती पालती मार के बैठना, ध्यान करने का आसन। तो ये जो सुखासन है, इस स्थिति में जब आप बैठते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एकदम आपके नाभि पे होता है, एग्जैक्टली नाभि पे होता है। और नाभि के बारे में अगर आप कभी भी ऑब्जर्व करें तो ये आपके बॉडी का सेंटर पार्ट है, एकदम केंद्र बिंदु है। आप जानते हैं, एक मोटी सी बात कहता हूं कि जब भी सेंटर पार्ट पर या सेंट्रल कोई भी बिंदु है वहां पर जब फोर्स लगता है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है वो सब जगह। फिजिक्स की एक छोटी सी जानकारी है जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं कि अगर केंद्र बिंदु पर कोई ताकत लगेगी तो वो हर तरफ बराबर मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो हम जब बैठ जाते हैं सुखासन में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे नाभि पर केंद्रित हो जाता है, तो पूरे शरीर में उसकी ताकत बटी हुई रहती है। और दूसरी बात क्या है जो समझने की है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी चूंकि नाभि पर है, हर एक फोर्स जो होता है, हर एक बल जो होता है, उसकी कुछ चार्जिंग कैपेसिटी होती है। वो चार्ज करता है, आवेशित करता है हर चीज को। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर नाभि पर है तो नाभि चार्ज होती है, आवेशित होती है। नाभि के बिल्कुल पड़ोस में जठर है, एपिगैस्ट्रियम, तो एपिगैस्ट्रियम उससे चार्ज होता है। एपिगैस्ट्रियम की चार्जिंग का मतलब है उसमें अग्नि ज्यादा होती है, और अग्नि ज्यादा होने का मतलब है डाइजेशन के लिए पेस्ट अच्छे से बनता है, और पेस्ट अच्छा बनेगा तो रस अच्छा बनेगा, रस अच्छा बनेगा तो मांस, मज्जा, रक्त, वीर्य जो मैंने कल बताया वो अच्छे से बनेगा, और वो अच्छे से बनेगा तो लाइफ आपकी डिसीज फ्री। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया, अष्टांग हृदय में कहा गया कि जब भी खाना खाएंगे तो जमीन पे बैठ के खाएं। अब आप बोलेंगे कि हमने डाइनिंग टेबल लाया हमारे घर में, क्या करें? डाइनिंग टेबल बड़ी विचित्र चीज है, इसके बारे में अगर हम थोड़ा समझ लें तो बहुत अच्छा होगा। हम में से किसी ने भी अपने घर में अगर डाइनिंग टेबल लाया है तो कोई दिमाग लगा के नहीं लाया कि हम इसको क्यों लाए। ज्यादातर घर वालों को मैंने पूछा है कि भाई आपने डाइनिंग टेबल लिया तो उसके पहले कुछ सोचा होगा कि इसको लाना है तो क्या करना है, क्यों लाना है, इसका यूटिलाइजेशन क्या है। अगर 1000 लोगों को अगर मैंने पूछा तो 999 ने जवाब दिया कि हमने तो इसलिए लाया कि स्टेटस सिंबल है। घर में लगता है कि भाई स्टेटस बड़ा है अगर डाइनिंग टेबल है तो। हमने कभी नहीं सोचा कि ये डाइनिंग टेबल उन लोगों के लिए है जिनकी हड्डियों के जोड़, जिनको जॉइंट्स आप कहते हैं, वो स्टिफ होते हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन लोग, यूरोपियन लोग। अभी थोड़े दिन पहले स्वामी रामदेव जी अमेरिका गए,
जब वो लौट के आए तो मैंने स्वामी जी से पूछा क्या अनुभव रहा, तो उनका यार बड़े विचित्र लोग हैं। मैं पूछा क्या, कि आसन लगा के भी नहीं बैठ सकते, सुखासन में भी नहीं बैठ सकते। वो मुझे बता रहे थे कि सुखासन में बैठने के लिए सिखाने को ही उनको सबसे ज्यादा समय चला गया। तो मैं कहा वज्रासन, उन्होंने कहा वज्रासन की तो कल्पना ही छोड़ दो तुम कि वो बैठ पाएंगे कभी। और स्वामी जी कहते थे कि जब भी मैं कहता था भाई आसन लगा के बैठो सुखासन में, जैसे मैं बैठा हूं, तो कहा किसी के पांव ऐसे निकले हैं, किसी के ऐसे निकले। परफेक्ट कोई भी सुखासन में बैठ नहीं सकता, वज्रासन तो बिल्कुल नहीं बैठ पाते। कारण एक ही है कि उनके जॉइंट्स जो हैं वो बहुत स्टिफ हैं, कड़े हैं। क्यों? क्योंकि उनको स्नोवियल फ्लूइड बहुत कम है जॉइंट्स में। हर एक जॉइंट्स में आप जानते हैं लुब्रिकेशन के लिए स्नोवियल फ्लूइड होता है, ईश्वर का बनाया हुआ, प्रकृति का दिया हुआ। हमारे भारत के लोगों का ये बहुत अच्छा सद्भाग्य है कि वो भारत की जलवायु में है, इसलिए उनके जॉइंट्स में स्नोवियल फ्लूइड बहुत है, बहुत फ्लेक्सिबल जॉइंट्स हैं हमारे। हम जैसे चाहें अपने को मोड़ कर बैठ सकते हैं, बशर्ते कि वजन ज्यादा ना बढ़ा हुआ हो। लेकिन यूरोपियन और अमेरिकन लोगों को ये बहुत तकलीफ है, ठंड में बहुत रहना पड़ता है। मैंने कल आपसे कहा 6-6 महीने सूरज के दर्शन नहीं होते उनको, 6-6 महीने बर्फ रहती है, -30 -40 टेम्परेचर होता है। तो ज्यादा बर्फ में रहने से, ज्यादा ठंड में रहने से स्नोवियल फ्लूइड बहुत कम बनता है, तो जॉइंट्स बहुत कड़क हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने कुर्सी बनाई या कुर्सी का इन्वेंशन किया या डिस्कवरी की, जो भी आप कहें। कुर्सी उन्होंने इसलिए लाई कि वो बैठ नहीं सकते जमीन पर, और मेज लाई फिर उसके साथ, और उनकी मजबूरी के लिए वो यूज करते हैं मेज कुर्सी, माने डाइनिंग टेबल पर डिनर और लंच वो करते हैं। हमने उनकी नकल करके हमारे घर में लाई और हमारे घर में आ गई। अब हमने उसको स्टेटस सिंबल की तरह से इस्तेमाल करना शुरू किया है। और माफ कीजिएगा ये बात कहने के लिए कि जब से हमने डाइनिंग टेबल पे खाना शुरू किया है, तभी से हमारे पेट बाहर निकलना शुरू हो गए, क्योंकि हमारे लिए वो प्रॉब्लमेटिक है। हम जब जमीन पे बैठते हैं सुखासन लगा के, तो उसमें बंद लगता है। बंद आप समझते हैं, ब्लड का फ्लो रुक जाता है, जंघाओं से नीचे ब्लड नहीं जाता। जब जमीन पे सुखासन लगा के बैठ जाते तो सारा ब्लड मैक्सिमम स्टमक रीजन में रहता है, तो खाने के लिए सबसे ज्यादा ब्लड यही चाहिए पचाने में मदद करने को, तो मैक्सिमम ब्लड हमें यूज होता है। जब हम कुर्सी पे पांव लटका के बैठते हैं या खड़े खड़े खाना खाते हैं, तो सारा ब्लड नीचे तक जाता है, वो स्टमक रीजन में रुक ही नहीं पाता, तो ब्लड का यूज कम होता है, तो पाचन बराबर नहीं होता, डाइजेशन परफेक्ट नहीं होता, इसलिए हम लोगों को तकलीफें बहुत होती हैं। तो मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जिनके भी घुटनों में दर्द नहीं है, जिनके भी घुटनों में दर्द नहीं है, वो कोशिश करें जमीन पर बैठ के खाने की। एक आसन खरीद लें, आराम से बैठें जमीन पर, आलती पालती लगा के और खाना शुरू करें। लगातार आप कर लीजिए, अपने आप देखेंगे 5-6 महीने में पेट अंदर जाना शुरू हो जाए अपने आप, बिना किसी एक्सरसाइज। और दूसरा फायदा क्या होगा कि आपके बॉडी में स्नोवियल फ्लूइड और जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो दोनों ही बढ़ेंगे, जॉइंट्स में पेन कम हो जाएगा। और आने वाले भविष्य में आप हमेशा इस बात को याद रखेंगे, हमारे भारत में कहा जाता है कि जमीन पे खाना, जमीन पे सोना, जमीन पे मरना, तीनों महत्वपूर्ण है। भारत में जब मृत्यु होती है ना, तो जमीन पे ही लिया जाता है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जिनकी धरती पर मृत्यु है उन्हीं की मृत्यु अच्छी है, बेड पे मृत्यु अच्छी नहीं मानी जाती। सारे बुजुर्ग लोगों को इस बात का ध्यान रहता है। मेरे दादाजी का स्वर्गवास हुआ था मेरी आंखों के सामने, तो बार बार वो मुझे ये बोल रहे थे कि जैसे ही मेरे प्राण निकले मुझे जमीन पे ले लेना। मैं बोला क्यों, इतना अच्छा तो बेड है। उन्होंने कहा बेड पे मरते नहीं। तब से मेरे दिमाग में आया क्यों नहीं मरते बेड पे, तो पता चला उसका पूरा विधान और शास्त्र है। और विधान और शास्त्र यही है कि आपका जो अस्तित्व है इस पृथ्वी पर, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण है। आपका सारा अस्तित्व, आपका जीना, आपका मरना, सब कुछ उसके साथ है। तो जब आप मर रहे हैं तो उसके संपर्क में रहिए, खाने खाने के समय उसके संपर्क में रहिए, जमीन के संपर्क में ज्यादा से ज्यादा रहना। इसी बात को दूसरे तरीके से हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं, जमीन से जुड़े रहो, जमीन मत छोड़ो। कोशिश करिए
और दूसरा, आप मुझे फिर प्रश्न करेंगे कि फिर डाइनिंग टेबल का क्या करेंगे। मेरी बात तो माने, इसको एक्सपोर्ट कर दीजिए अमेरिका और यूरोप के देशों में, जरूरत उन्हीं की है, वो उसको यूज करेंगे, कुछ आपको डॉलर्स भी मिल जाएंगे। फिर आप बोलेंगे कि नहीं कुछ तो करना है उसका। मैं एक बात आपको ये कहना चाहता हूं, आप इसको अन्यथा मत लीजिएगा। पटियाला जैसा शहर खूब महंगा है। 1 स्क्वायर फीट जमीन कम से कम यहाँ 3-4 हजार रुपए की तो होगी। क्या रेट है? इतना 3-4 हजार रुपए स्क्वायर फीट की जहां जमीन मिलती हो, वहां डाइनिंग टेबल से आपने कितना स्क्वायर फीट घर में कवर करके रखा है, जरा कैलकुलेट करो। एक तो डाइनिंग टेबल में इन्वेस्ट कर दिया, फिर कम से कम आपने 5-6 फीट लंबा चौड़ा होगा और 2-3 फीट चौड़ा माने उसकी ब्रेथ होगी, कम से कम तो 18-20 स्क्वायर फीट जमीन आपने कवर करके रखी है। 4000 से उसका गुणा कर लो, कितने रुपए आप वेस्ट कर रहे हैं। और फिर उसकी सफाई के लिए भी, झाड़ू पोछा लगाने के लिए भी तकलीफ होती है। और अल्टीमेटली जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये कि हमारे देश में वास्तुशास्त्र नाम का एक बहुत बड़ा विज्ञान है। वास्तुशास्त्र में ये कहा गया है कि घर में जितना स्पेस खुला रहता है, दिल और दिमाग भी उतना ही खुला रहता है। घर के स्पेस को जितना कवर करके आप रखेंगे, दिल और दिमाग भी आपका उतना ही छोटा हो जाएगा। हमने हमारे घरों में आजकल एक स्टेटस सिंबल के लिए काम शुरू किया है कि हम घर बनाते हैं स्पेस के लिए। फिर उस स्पेस को घेरने के लिए, कवर करने के लिए बहुत सारी चीजें उठा लाते हैं। सोफा ले आते हैं, कुर्सी ले आते हैं, डाइनिंग टेबल ले आते हैं, फिर उसको रख देते हैं, जगह कम हो जाती है, ओपन स्पेस बहुत कम हो जाता है। कई घरों में तो इतना कम हो जाता है कि ऐसे ऐसे बचकर निकलना पड़ता है। स्लीपर क्लास का जो कंपार्टमेंट होता है, बहुत सारे घरों की ऐसी स्थिति होती है। मैंने इसी पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में, गांव में बहुत प्रवास किया, तो गांव के जो घर देखता हूं इतने बड़े और खुले हुए। उनके पास क्या है, वो चारपाई यूज करते हैं। कितने इंटेलिजेंट लोग हैं, ये मैं सोच के हैरान हो जाता हूँ। बिना पढ़े लिखे, स्कूल नहीं जाते, कॉलेज नहीं जाते, फिर भी इनकी इंटेलिजेंसी का लेवल देखिए। वो चारपाई इस्तेमाल करते हैं, जिसको जब चाहे बिछा लिया, जब चाहे उठा के रख दिया। उठा के रख देंगे तो स्पेस ओपन हो गया, बिछा दिया तो स्पेस कवर हो गया। सबसे सस्ती है और सबसे अच्छी। तो आप कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा समय जमीन पे बैठने का हो। खाना खाते समय जमीन पे बैठना पड़े, आसन प्राणायाम करते हुए जमीन पे आपको बैठना पड़े, फिर वज्रासन करते हुए जमीन पे बैठना पड़े। सोने का भी अगर आप जमीन पे शुरू कर दें तो उससे अच्छी कोई चीज नहीं। जितना ज्यादा शरीर आपका ग्रेविटी के नजदीक होगा, माने शरीर का सारा भार सौंप दीजिए धरती माता को, वो आपको संभालेगी। डाइनिंग टेबल तो यूज बहुत ही कम करिए। अगर ले आए हैं तो मान लीजिए कि ये एक तरह से एंटीक पीस है। हमारे घर में बहुत सारे एंटीक पीस आ जाते हैं, वो रखे रहते हैं, बस देखने के लिए होते हैं, यूज करने के लिए नहीं होते हैं। तो उसको भी एक एंटीक पीस मान के आपके घर में रखिए। ज्यादा समय जमीन पे बैठ के खाना शुरू कर दीजिए और खाने के तुरंत बाद 5 मिनट नहीं तो 10 मिनट, 5 मिनट तो कम से कम, 10 मिनट तो अधिक से अधिक वज्रासन में बैठना शुरू कर दीजिए। वज्रासन आप सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो ये पतंजलि योग समिति के सब कार्यकर्ता, योग शिक्षक आपको सिखा देंगे वज्रासन कैसे लगाया जाता है। तो लंच के बाद जमीन पे बैठ के ही वज्रासन लगा लें, डिनर के बाद जमीन पे बैठ के ही वज्रासन लगा लें, तो सूत्र भी पालन होगा और आपके शरीर का वजन लगातार गिरते हुए एक जगह आके आपको स्टेगनेट हो जाएगा। इसमें यह चिंता करने की जरूरत नहीं है जो कल आपकी चिंता थी कि वजन और कम तो नहीं हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। जहां रहना चाहिए आपकी हाइट के हिसाब से, जो आपका वेट होना चाहिए वहीं पे जाके स्टेगनेट हो जाता है, उसके नीचे कभी भी नहीं जाता। क्योंकि ये मेरा 12 साल का तजुर्बा है और मैंने कल आपको उदाहरण दिया था, फिर उसको रिपीट कर रहा हूं कि मैंने ऐसे बहुत पेशेंट को वेट लूज कराया है जिनका 160, 150, 140, 170 सिंपल से इस सूत्र का पालन करके। एक सूत्र मैंने बोला, चबा चबा के खाना, पानी को घूट घूट पीना, 1-1.5 घंटे के बाद पानी पीना, खाने के बाद वज्रासन में बैठ जाना, जमीन पे बैठ के खाना। इन्हीं सूत्रों का पालन करके साल भर में किसी ने 40 किलो लूज किया, किसी ने 50 किलो लूज किया, किसी ने 25 किलो लूज किया। कोई मेडिसिन नहीं, कोई डाइटिंग नहीं। मैं बहुत सख्त खिलाफ हूं कि डाइटिंग करके वजन कम किया जाए, क्योंकि जैसे ही आप डाइटिंग करके वजन कम करेंगे थोड़े दिन के बाद वो और ज्यादा बढ़ जाएगा।
उपवास करके वजन कम करना दुनिया में सबसे खतरनाक तरीका है। उपवास कम करके कभी वजन कम ना करें, डाइटिंग करके कभी भी वजन ना कम करें। जब आपके पास ऑल्टरनेट है तो डाइटिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि डाइटिंग से क्या होता है, प्रोटीन बहुत कम हो जाते हैं शरीर, वो फिर दूसरी तरह की कमजोरियां आपको दे जाते हैं। फिर क्या होगा कि एक तरफ आप वजन कम करते जाएंगे, दूसरी तरफ आपको जॉइंट्स पेन बढ़ता चला जाएगा। एक बीमारी से निकलेंगे, दूसरी में फंस जाएंगे। तो डाइटिंग करके वजन कम कभी भी मत करिए, कभी भी उपवास रख के वजन कम मत करिए। आप भरपेट खाइए, जितना खाते हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी है। अगर आपकी कैपेसिटी है उससे थोड़ा कम खाइए, बस इतना ही मेरा कहना है। बाकी इस नियम को ध्यान रखिए, जमीन पर बैठ के खाने का, चबा चबा के खाने का, खाने के 1.5 घंटे के बाद पानी पीने का, पानी घूट घूट करके पीने का, सुबह उठते ही पानी पीने का। ये छोटी छोटी बातों को फॉलो करते हुए आप देखेंगे 1-1.5 साल में आपकी बॉडी एकदम चुस्त और दुरुस्त और पहले से ज्यादा फ्रेश हो जाएगी। तो कोशिश करिए, ये जो नियम मैंने बताया जमीन पे बैठ के खाना, ये 6वां नियम है। 7वां नियम आयुर्वेद का 7वां नियम है, जो बहुत बहुत जरूरी है आप सबको जानना और समझना। वो ये है कि जब भी लंच करें, जब भी लंच के तुरंत बाद आराम करना बहुत आवश्यक है। जिनकी एज 40+ है उनको तो कंपलसरी है लंच के बाद आराम करना, तुरंत बाद। इसको नियम को ऐसे कहा गया है कि लंच के बाद कभी भी कोई काम नहीं करना। ये ऐसे कहा गया है, लंच के बाद कभी भी कोई काम नहीं करना, कितना भी जरूरी हो, आराम करना। अब आप तुरंत बोलेंगे फिर तो वजन बढ़ेगा। वजन कब बढ़ता है, ध्यान रखें, जब लंच के बाद आप 2 घंटे सो गए, 3 घंटे सो गए, तो वजन बढ़ता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि लंच के बाद सबको 48 मिनट सोना ही चाहिए। 48 मिनट से 50 मिनट्स का टाइम दिया गया, ब्रेक लेना ही चाहिए। क्यों लेना है, वो डाइजेशन के लिए। क्या बात है जो लंच के तुरंत बाद हमको लेटना चाहिए, आराम करना चाहिए। बात सीधी सी ये है, बार बार मैं आपसे कह रहा हूं कि जैसे ही हम खाना खाते हैं पेट में अग्नि जल जाती है। अग्नि जो है वो सारी की सारी ब्लड की मदद से जलती है। हमारा जो ब्लड है ना बहुत गर्म है, खून बहुत गर्म है। इसी की गर्मी से रक्त में जो गर्मी है, खून में जो गर्मी है, वही गर्मी है जो खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करती है। तो ब्लड का फ्लो जो होता है वो सभी स्टमक की तरफ आ जाता है खाना खाते ही। ब्रेन का ब्लड स्टमक में आ जाता है, हार्ट का ब्लड स्टमक में आ जाता है, ये नेचुरल है। अब ब्रेन का ब्लड जब स्टमक में आ जाएगा, पेट में आ जाएगा, यू एपिगेस्ट्रियम की तरफ आ जाएगा, तो ब्रेन को ब्लड कम होगा। तो ब्लड कम होगा तो कोई भी ऐसा काम मत करिए जिसमें ब्रेन का यूज हो, क्योंकि ब्लड कम है उस समय। उसको आराम करने को छोड़ दीजिए ब्रेन को। हार्ट का भी ब्लड कम हो जाता है खाना खाते ही, तो हार्ट में ऐसी कोई काम ना हो जिससे हार्ट पर पंपिंग करने का प्रेशर आए, तो आराम करना अच्छा होता है। तो इसलिए बोला गया है कि दोपहर का खाना खाते ही आराम करें। और दूसरा एक कारण है, दोपहर को जब हम खाना खाते हैं तो सूर्य का प्रकाश बहुत तेज होता है, और सूर्य का प्रकाश शरीर को गर्म करता है, और शरीर जितना भी गर्म होगा तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ने ही वाला है। और बढ़े हुए ब्लड प्रेशर में किसी भी डॉक्टर से पूछना क्या करना चाहिए तो कहेगा आराम करना चाहिए, क्योंकि फिजियोलॉजी एनाटॉमी यही सिखाती है कि जब भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है कुछ मत करिए, चुपचाप बैठ जाइए या लेट जाइए। लेटने की एक विशेष अवस्था है दोपहर के लंच के बाद। लंच के बाद आप जब लेटें तो हमेशा लेफ्ट साइड में, ये जो आपकी लेफ्ट साइड है इस करवट लेट जाइए। लेफ्ट साइड में लेटने को आयुर्वेद की भाषा में कहते हैं वाम कुक्षी। ये वाम कुक्षी की अवस्था में लेटना बहुत अच्छा होता है। मैं आपको एक जानकारी देता हूं, कभी आपने विष्णु भगवान को लेटे हुए देखा हो तो वो वाम कुक्षी की ही अवस्था में लेटते हैं हमेशा। उसी पोजीशन में, उसी पोस्चर में आप लेट जाइए। इस पोस्चर में आपको अगर नींद आ गई है तो उसको छोड़ना मत, जरूर लेना, क्योंकि ये नींद बहुत कीमती है। इस नींद को पाने के लिए लोग पता नहीं कितने हजार, कितने लाख रुपए की गोलियां खा जाते हैं और उनको आती नहीं। अगर आपको नींद आ गई है तो बहुत सुखी आदमी है, ले लीजिए, लेकिन कंट्रोल नींद पर ये रखिए कि वो 48 मिनट से ज्यादा की ना हो।
48-50 मिनट, बहुत अधिक 1 घंटा। 1 घंटे के बाद उठ ही जाइए। क्यों? 1 घंटे से ज्यादा सोने लगेंगे तो फिर आपको वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, मेद बढ़ना शुरू हो जाएगा, मोटापा बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये है दोपहर को खाना खाते ही आराम करने का नियम। 8वां नियम है, इसका बिल्कुल उल्टा है। 8वां नियम ये है कि रात को जब भी खाना खाएं तो 2 घंटे तक आराम नहीं करना। दोपहर को खाना खाते ही आराम करना, रात को कभी भी खाना खा के 2 घंटे बाद ही आराम करना। अब आप बोलेंगे रात का क्या है? रात की बात ऐसी है कि सूर्य चला गया, चंद्रमा आ गया। आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा शीतल है। चंद्रमा शीतल है तो शरीर भी शीतल है, और शरीर शीतल है तो ब्लड प्रेशर लो है, और जब लो बीपी होता है तो काम ही करना चाहिए। आराम करेंगे तो फिर तकलीफ आएगी, हर्ट। किसी भी डॉक्टर से आप अगर एक जर्नल नॉलेज के लिए बात करेंगे, हाई बीपी में क्या करूं, तो वो बोलेगा आराम करो। लो बीपी में क्या करूं, तो तुरंत कहेगा काम करो। तो लो बीपी होता है रात को खाना खाने के बाद, तो हम थोड़ा आराम करें, काम करें। सबसे अच्छा काम क्या है? आयुर्वेद में कहा गया है रात को खाने के बाद सबसे अच्छा काम है टहलना, वॉकिंग। कितना टहलना? कम से कम 500 कदम गिनकर, अधिक से अधिक 1000 कदम, 500 तो कम से कम। तो आप जो मॉर्निंग वॉक करते हैं, मेरा एक छोटा सा सजेशन है कि इवनिंग वॉक शुरू कर दीजिए। मॉर्निंग वॉक की जगह इवनिंग वॉक शुरू कर दीजिए। खाने के बाद भले गली में कर लीजिए, अंधेरा है, लाइट नहीं है तो छत पर कर लीजिए, आपके पिछवाड़े में कर लीजिए। गिन के आपको 500 कदम चलना। जिंदगी आपकी इतने आराम से कटेगी, शाम को खाने के बाद जो इवनिंग वॉक कर लें 500 कदम, 1000 कदम, इतने आराम से कटेगी कि आप सोच नहीं पाएंगे। मॉर्निंग वॉक के लिए मैं क्यों मना कर रहा हूं? मॉर्निंग वॉक के लिए इसलिए मना कर रहा हूं कि भारत में सवेरे सवेरे हम जब सोकर उठते हैं तो शरीर में वात का प्रकोप होता है, वात, वायु। और वॉक करेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो वायु और बढ़ता है। तो वायु का प्रकोप है, जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा, 80 रोगों का कारण होता है। इसलिए भारत के आयुर्वेद शास्त्र में कहा गया है कि सुबह के समय में आराम से बैठकर योग करें, प्राणायाम करें, जिसमें दौड़ भाग ज्यादा ना हो। और रात को खाने के बाद आप थोड़ा चाहें तो दौड़ भाग करें, वॉकिंग करें, फास्ट वॉकिंग करें, ब्रिस्क वॉकिंग करें, मीडियम स्पेस पे करें, मीडियम स्पीड में करें, जैसे करें वॉकिंग रात को कम से कम 1000 करें। दोपहर को खाने के बाद आराम, और रात को खाने के बाद थोड़ी देर वॉकिंग, और फिर थोड़ा कुछ इधर उधर का काम, कुछ रीडिंग, कुछ स्टडी, 2 घंटे बिता दीजिए। खाना आपने 7 बजे खा लिया तो 9 बजे तक समय निकाल दीजिए, फिर आप सोने के लिए चले जाइए। या 8 बजे खा लिया है तो 10 बजे तक का समय बिता दीजिए, फिर आप सोने के लिए चले जाइए। तो ये 8वां नियम है। 9वां नियम है, 9th, ये सभी के लिए बहुत आवश्यक है जानना। विशेष रूप से यहाँ जो माताएं आई हैं उनको तो ये बहुत जरूरी है। वैसे तो पुरुषों के लिए भी जरूरी है, भाइयों को भी जरूरी है, लेकिन माताओं से इसका कनेक्शन है सीधा सीधा। वो ये है कि जब भी आप भोजन बनाते हैं और खाते हैं तो कभी भी भोजन में 2 चीज एक साथ ऐसी मत बनाइए जो एक दूसरे के विरोधी है, तासीर में एक दूसरे के उल्टे है। तासीर में एक दूसरे के उल्टे होने का माने कोई ठंडा है, कोई गर्म है, ऐसी चीजें एक साथ मत बनाइए। कोई एसिडिक बहुत ज्यादा है, कोई एल्कलाइन बहुत ज्यादा है, ऐसी चीजें एक साथ मत बनाइए। तो मैं सीधे बात पे आता हूं, ज्यादा उसको घुमाने की बजाय, कि आप जिन चीजों की एक दूसरे के विरुद्ध तासीर है उनको साथ में ना बनाएं ना खाएं। जैसे दूध और दही, दोनों एक दूसरे के विरोधी है। दही जो है ना एसिडिक है और दूध एल्कलाइन है। दूध क्षारीय है, दही अम्लीय है, ये दोनों साथ में नहीं खा सकते। खाएंगे तो जहर है और आपके 20 रोगों का ये कारण बनेगा, दूध और दही साथ में खाएंगे। इसी तरह से हमारे रसोई घर में प्याज है,
प्याज कभी भी खाएं तो दूध के साथ नहीं खा सकते, क्योंकि समस्या फिर वही है, प्याज बहुत एसिडिक है, दूध बहुत क्षारीय है, दोनों साथ में खाएंगे तो जहर। तो जब भी प्याज खाना है, कच्चा खाना हो या सब्जी में खाना हो, दूध की कोई चीज उसके साथ ना हो। खीर खानी है तो प्याज की कोई चीज साथ नहीं होनी चाहिए, और प्याज खानी है तो दूध की कोई सी चीज साथ में मत खाइए। प्याज के साथ जो दोस्ती है वो दही की है, दही के साथ भरपूर प्याज खाइए, दही में प्याज डाल के खाइए, प्याज में दही डाल के खाइए। हम कई बार सैलेड बनाते हैं ना, दही का उपयोग करते हैं, तो प्याज दही बेस्ट कॉम्बिनेशन है सैलेड का। तो दही प्याज का कॉम्बिनेशन बनाइए, प्याज दही का कॉम्बिनेशन बनाइए, दूध उसके साथ नहीं, तो दूध के साथ दही नहीं, प्याज के साथ दूध नहीं। इसी तरह से एक तीसरी चीज हमेशा याद रखिए लाइफ में, शहद के साथ घी कभी मत खाइए। घी और शहद दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं अगर एक साथ खाएंगे तो। वैसे दोनों अमृत हैं, घी भी अमृत है, शहद भी अमृत है, लेकिन साथ में खाएंगे तो यही दोनों जहर है। तो घी और शहद नहीं खाइए। इसी तरह से उड़द की दाल, काली वाली उड़द की दाल दही के साथ कभी मत खाइए। इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनने में गलती मत करना आप इसको। काली वाली उड़द की दाल दही के साथ कभी मत खाइए। हाँ, माँ की दाल, पंजाब में आप सब लोग उसे माँ की दाल कहते हैं। माँ की दाल अकेले खानी है, दही उसके साथ नहीं। क्यों नहीं? माँ की दाल के साथ कभी भी दही मैंने खा के देखा, आयुर्वेद में तो मैंने ये 12 साल पहले पढ़ा था, बहुत दिन मैंने खा के देखा, 5-6 महीने, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, लेकिन जब भी माँ की दाल के साथ दही खाया बीपी हाई हो गया, जब भी खाया। तो मेरा आप सभी माताओं को विशेष निवेदन है कि दही बड़ा, अगर उड़द की दाल का बड़ा है तो दही के साथ मत खाइए। मूंग की दाल का बड़ा दही के साथ खाइए। मूंग की दाल दही के साथ खा सकते हैं, अरहर की दाल दही के साथ खा सकते हैं, तुअर की दाल दही के साथ खा सकते हैं, मसूर की दाल दही के साथ खा सकते हैं, चने की दाल की दही से बहुत अच्छी दोस्ती है, खेसारी की दाल दही के साथ खा सकते हैं, सोयाबीन की दाल दही के साथ खा सकते हैं। एक ही दाल है भारत में और दुनिया में, उड़द की दाल, काली उड़द की दाल, माँ की दाल, जिसको दही के साथ नहीं खाया जाता। कारण एक और है उसका, ये माँ की दाल जो है ना सबसे ज्यादा प्रोटीन वाली है दुनिया में। अगर सबसे ज्यादा प्रोटीन अगर आप निकालेंगे तो माँ की दाल में ही है। और हाई प्रोटीन डाइट का नियम ये है कि उनको किसी भी एसिडिक चीज के साथ नहीं खाया जाए, क्योंकि हाई प्रोटीन को डाइजेस्ट होने में सबसे ज्यादा समय लगता है, और कोई भी एसिडिक चीज है वो हाई प्रोटीन को डाइजेस्ट होने में रुकावट पैदा करती है। तो माँ की दाल के साथ दही नहीं खाना, बाकी किसी भी दाल के साथ दही खाइए। फिर आप पूछेंगे कि कोई इमरजेंसी हो जाए, दही भी खाना है, माँ की दाल भी खानी है, तो दोनों के बीच में 1 घंटे का डिफरेंस कर दीजिए। माँ की दाल खा के 1 घंटे बाद दही खा सकते हैं, या दही खाने के 1 घंटे के बाद माँ की दाल खा सकते हैं। इसके आगे का एक नियम है जो बहुत जरूरी है आप सबको फॉलो करना, वो ये कि कभी भी दही को नमक के साथ मत खाइए। माँ की दाल के साथ लस्सी 1 घंटे बाद। दही को कभी भी नमक के साथ मत खाइए, दही को हमेशा मीठी चीजों के साथ खाइए। दही को शक्कर के साथ खाइए, दही को गुड़ के साथ खाइए, दही को बूरे के साथ खाइए, दही को खांड के साथ खाइए, दही कभी भी नमक के साथ। क्यों? मैं आपको एक छोटा एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोलता हूं। आप बाजार में जाइए, कोई भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट की दुकान से एक लेंस खरीद लाइए, छोटी चीजों को बड़ा दिखाने वाला जो लेंस होता है, मिल जाता है, 10-12 रुपए का आएगा। एक दिन लाके अपने दही पे लगा के देखिए, तो इतने बैक्टीरिया दिखाई देंगे आपको जो करोड़ों की संख्या। दही के ऊपर लगा के देख लीजिए, वो इधर जाते हुए, उधर जाते हुए, घूमते हुए, टहलते हुए दिखेंगे। ये सब जीवित हैं, और शरीर को ये चाहिए सब जीवित अवस्था में चाहिए, क्योंकि ये बैक्टीरिया दही के साथ जब हम खाते हैं तो अंदर जाके हमारे जो एंजाइम सीक्रेशन है उसको ये बैक्टीरिया बहुत मदद करते हैं। तो दही हम खाते हैं बैक्टीरिया के लिए, जीवाणुओं के लिए दही खाते हैं। दही को आयुर्वेद की भाषा में कहा जाता है जीवाणुओं का घर, और 1-2 नहीं, करोड़ों।
1 कप दही में अगर कैलकुलेट करेंगे 1 करोड़ से ज्यादा जीवाणु। अब होता क्या है कि ये 1 कप दही में जो 1 करोड़ जीवाणु है, ये जीवित आपने खा लिए तो बहुत अच्छा है, शरीर को बहुत काम आने वाले। लेकिन उसी 1 कप दही में 1 चुटकी नमक आपने डाला, 1 मिनट में सारे जीवाणु मर जाएंगे। 1 ही मिनट लगता है उनको मरने। अब वो मर गए तो आपने दही नहीं खाई है, जीवाणुओं की लाश खाई है। वो दही नहीं रह गया, वो जीवाणुओं की लाश हो गया। अब वो अंदर गया तो दही के नाम पे आपने खा तो लिया, लेकिन उसके जो फंक्शन है बॉडी के लिए वो काम नहीं आने वाले। बहुत अच्छा सवाल है कि ये वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। थोड़ी देर में मैं बात करूंगा जीवाणुओं पे, तब इसमें से क्लैरिफाई हो जाएगा। अभी जो बात चल रही है वो ये कि 1 चुटकी नमक डालते ही 100 किलो दही के सारे जीवाणु मर जाते हैं, 1 चुटकी। हाँ, ये बात सही है, दुनिया में कुछ भी वेजिटेरियन नहीं है। हम थोड़ी देर में इस पे एक्सप्लेनेशन करेंगे। दही में 1 चुटकी नमक डालते ही सब मर जाते, क्योंकि नमक के जो केमिकल्स हैं वो जीवाणुओं के दुश्मन है। सारे नमक के सारे केमिकल्स जीवाणुओं के दुश्मन है। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया है कि दही में कोई ऐसी चीज मिलाइए जो जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाए, मारे नहीं, खत्म न करे। इसलिए कहा गया है दही को गुड़ के साथ खाइए। गुड़ डालते ही जीवाणुओं की संख्या मल्टीप्लाई हो जाती है। मल्टीप्लाई 1 करोड़ से 2 करोड़ पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर गुड़ मिला के रख दीजिए, इतनी तेज उनकी ग्रोथ है। दही में बूरा डाल दीजिए, बूरा समझते हैं, तो दही में बूरा डाल दीजिए, मल्टीप्लिकेशन इतना फास्ट होता है कि कोई इमेजिनेशन नहीं कर सकता। एक दिन आप ये कर लीजिए मेरे कहने पर, 15 रुपए का लेंस आएगा, लाइए, खर्चा करिए, सवेरे से शाम तक ये एक्सपेरिमेंट करिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जीवाणु कितनी तेज मल्टीप्लाई करते हैं। मीठी चीज डालिए, चीनी भी डालें तो भी मल्टीप्लिकेशन होता है, गुड़ डालें तो और ज्यादा होता है, बूरा डालने पर सबसे ज्यादा होता है। और एक मिश्री आती है, मिश्री, वो पीस के दही में डाल दीजिए, तब तो अद्भुत होता है, सोने में सुहागा। भगवान कृष्ण दही को मिश्री के साथ ही खाते थे। तो आप जो है दही को खाने का नियम तरीका थोड़ा बदलिए। मैंने पंजाब में बहुत लोगों को देखा दही में नमक डाल के खाते हैं या लस्सी में नमक डाल के। ये लस्सी नमक के साथ नहीं खाई जाती, गुड़ के साथ खाई जाती है, खांड के साथ खाई जाती है, चीनी के साथ खाई जाती है। मुझे पुराने समय का याद आता है कि हम लोग हमारे मामा के घर जाते थे दही बूरा खाने के लिए। दही नमक खाने के लिए कभी कोई कहीं नहीं जाता, दही बूरा खाने जाते थे। और दावतें होती थी गांव में, तो दही के साथ बूरा ही डाला जाता था। बहुत इंटेलिजेंट लोग थे वो सब। अब शुगर जो है वो आपकी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, वो तो पूरे देश की नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है। तो आप अपनी शुगर को कंट्रोल करने के तरीके मैं बता दूंगा, वो आप करते हुए दही को इस्तेमाल कर सकते हैं। मीठा दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दही के लिए विशेष मैं आपसे कह रहा हूं कि दही में नमक नहीं। और इसी तरह का और एक नियम है, वो ये कि दूध खाते हुए या दूध पीते हुए कोई भी नमक की चीज ना हो। दूध और नमक की भी दोस्ती नहीं है, दही और नमक की भी दोस्ती नहीं। अगर कोई चीज दूध की खा रहे हैं तो नमक की चीज ना हो, नमक की चीज खा रहे हैं तो दूध की चीज ना हो। अब आप कहेंगे इट इज हाईली इम्पॉसिबल। ऐसे इम्पॉसिबल है कि खीर खानी है और सब्जी ना हो, ये तो बड़ा मुश्किल है। तो मेरा तो आपको रिक्वेस्ट है कि खीर खानी है तो रोटी खीर खाइए या पूड़ी खीर खाइए। खीर को पूड़ी के साथ खाइए, खीर को रोटी के साथ खाइए, सब्जी ड्रॉप कर दीजिए उसके, बहुत अच्छा होगा। नहीं कर सकते हैं तो आयुर्वेद ने उसका एक रास्ता निकाला। वो रास्ता ये दिया उन्होंने कि अगर आप दूध को नमक के साथ खाना चाहते हैं या दूध की चीज के साथ नमक की चीज भी खाना चाहते हैं तो नमक बदल दीजिए अपने घर का। नमक लाइए सेंधा, जिसको हम पाकिस्तानी नमक कहते हैं, लाहौरी नमक कहते हैं, वो नमक खाइए। अब आप बोलेंगे इसमें क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। एक तो नमक बनता है समुद्र के पानी से, जिसको आदमी बनाता है, जो आजकल आपके घर में आता है। ये बाजार से जो आप नमक लाते हैं ना आयोडीन युक्त, ये सब समुद्र के पानी का नमक है। और एक नमक है जो भगवान बनाता है, ईश्वर बनाता है, वो वही नमक है जिसको लाहौरी नमक कहते हैं, सेंधा नमक कहते हैं, कुछ लोग उसको
उपवास का नमक भी कहते हैं, फरारी नमक कहते हैं, वो उपवास में इस्तेमाल करने वाला नमक है। दोनों नमक को लेबोरेटरी में जब टेस्ट किया हम लोगों ने, बहुत काम किया इस नमक पे हम लोगों ने, रिसर्च करके, टेस्टिंग कर करके, तो पता चला कि जो समुद्र का नमक है, समुद्र पानी का नमक है, इसमें शरीर के काम आने वाले 3 या 4 ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। 3 से 4, कभी कभी 3 रहते हैं, कभी 4 रहते हैं। और ये जो समुद्र के नमक को छोड़कर हम सेंधा नमक खाना शुरू करें, पाकिस्तान वाला, लाहौर वाला या उपवास वाला, उसमें 94 तक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, 94। अब आप देख लीजिए फायदे का सौदा क्या है। ये नमक है जिसमें 3 से 4 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो नमक है जिसमें 90 से 94 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। तो आप सीधे कहेंगे हमको तो वही चाहिए, वही नमक सबसे अच्छा है। और मैंने इस पे थोड़ा काम किया तो पता ये चला कि जब हम समुद्री पानी का नमक खाते हैं तो शरीर के सारे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते, क्योंकि वो शरीर को अनुकूल नहीं पड़ता, क्योंकि समुद्र का पानी ही अनुकूल नहीं है किसी को। समुद्र के पानी को शुद्ध करने की ताकत तो भगवान और ईश्वर और वाहेगुरु के ही पास है, और किसी के पास नहीं, आदमी तो नहीं कर सकता। ये समुद्र का पानी जब धूप पड़ती है, वेपराइज्ड होता है, बादल में बदलता है, बादल फिर बरसता है, पानी आता है, वो जो साइकिल है वो ईश्वर की, प्रकृति की साइकिल है, हमारी नहीं। वो ही कर सकता, हम नहीं कर पाते। लेबोरेटरी में कितना भी हम शुद्ध करें वो नहीं आ पाता। और दूसरी जानकारी कि सारे नमक समुद्र वाले ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाले हैं। समुद्र के पानी का जितना नमक खाएंगे ब्लड प्रेशर उतना ही बढ़ेगा। और आजकल ब्लड प्रेशर एक कॉमन डिसीज हो गई है जो किलर है, किसी को भी मार डाले। हर दूसरे तीसरे आदमी को पूछ लो तो कहता बीपी हाई है। उसका सबसे बड़ा कारण है नमक जो हमारे घर में है। मैं आपको और एक ऐतिहासिक जानकारी देना चाहता हूं, सुन के आपको खराब जरूर लगेगा लेकिन वो सच है। वो ये है कि ये समुद्र के पानी का नमक हम भारतवासियों ने मात्र 70 साल पहले से खाना शुरू किया है। 70 साल पहले कोई भारतवासी समुद्र के पानी का नमक नहीं खाता था। हम सब सेंधा नमक, आयोडीन के नाम पर। अब समस्या इसमें एक आती है, वो ये कि हमको आयोडीन की डिफिशियंसी है नहीं, क्योंकि हम आधा कटोरी दाल रोज खाते हैं। फिर हम एक्स्ट्रा आयोडीन वाला नमक खाएंगे तो आयोडीन जरूरत से ज्यादा शरीर में हुआ तो समस्या आती है। और वो समस्या क्या आती है? सबसे बड़ी समस्या आती है नपुंसकता की। सरप्लस आयोडीन जितना भी शरीर में आएगा आपको लगातार नपुंसक बनाता जाएगा, इम्पोटेंसी आप में आएगी। और हमारे देश में ये केसेस अब आने लगे हैं। मैं तो डॉक्टर की तरह से भी काम करता हूं पिछले 12 साल से, और ट्रीटमेंट देता हूं, निःशुल्क देता हूं, फोकट में चिकित्सा करता हूं, इसलिए बहुत पेशेंट होते हैं। मेरे पास ऐसे हजारों पेशेंट हैं जिनकी शादियां हो गई हैं, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बच्चा नहीं हो रहा। मैं दोनों की रिपोर्ट निकलवाता हूं, पति की, पत्नी की, कहीं कोई मुझे कॉम्प्लिकेशन समझ में नहीं आता। लास्ट में फिर मैं डायग्नोसिस करते हुए आयोडीन का चेक करवाता हूं तो उनके ब्लड में जरूरत से ज्यादा आयोडीन मिलती है। जरूरत से ज्यादा आयोडीन ब्लड में अगर है तो ये क्या करेगी? आपके स्पर्म काउंट कम कर देगी अगर आप पुरुष हैं तो, और अगर स्त्री है तो आपका ओव्यूलेशन का काम खत्म कर देगी, और फिर आप मां या पिता नहीं बन पाएंगे। ऐसे हजारों केस आते। फिर मैं क्या करता हूं, जब मुझे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं लगता, आयोडीन सरप्लस दिखता, मैं उनको कह देता हूं नमक बदल दो, आप ये सेंधा नमक खाना शुरू करो, काला नमक खाना शुरू। 1 साल के बाद वो आते हैं, कहते हैं बच्चा तो हो गया। 1.5 साल में आके कहते हैं बच्चा तो हो गया। फिर वो मुझे कहते हैं आप तो बड़े चमत्कारी आदमी हैं। मैं कहता हूं मेरा कोई चमत्कार नहीं है, आप में बड़ी सिद्धि है। ऐसी बातें करना शुरू कर देते। मैं कहता हूं ये मेरा चमत्कार नहीं, नमक का चमत्कार है। इतनी सिंपल सी बात है। किसी को भी अगर ऐसा लगता है कि उनकी एनर्जी लेवल कम हो रही है, सेक्स पावर कम हो रही है, आप सिंपल इतना ही करो, नमक चेंज कर दो। नमक चेंज करते ही आप देखना आप में चेंजेस आएंगे, मिरेकलस। तो नमक का हमारे देश में आज के जमाने में टीवी का हैमरिंग कर करके, विज्ञापन कर करके हमारा ऐसा दिमाग खराब किया है कि हर व्यक्ति को लगने लगा आयोडीन युक्त नमक नहीं खाएंगे तो मेरा बेटा ऐसा पैदा होगा जैसा उसका टीवी में दिखाते हैं, या आयोडीन नमक नहीं खाएंगे तो मेरा गला ऐसा हो जाएगा जैसा टीवी में दिखाते हैं।
दिमाग खराब हो जाएगा, मैंने कभी नहीं खाया, मुझे ना दिमाग खराब है, ना कोई गहरा रोग है, ना कोई तकलीफ है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो आप ये विज्ञापनबाजी में मत जाइए। ये तो सरकार के विज्ञापन है और सरकार के विज्ञापन कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ हैं। स्वार्थ क्या है इसमें? नमक बनता है समुद्र का 15 पैसे किलो, आप जानते हैं, क्योंकि उसको बनाने में खर्चा कुछ नहीं है। समुद्र का पानी है, मुफ्त का है, सूरज की रोशनी है, वो भी मुफ्त की है, मशीन कोई लगती नहीं। 15 पैसे किलो का नमक बनता है। अब उसको बेचना है 10 रुपए किलो, तो कैसे बिकेगा? तो कुछ उसमें शिगुफा लगाना पड़ेगा। तो वो बताना शुरू करते हैं आयोडाइज्ड है, आयोडीन युक्त है, एक्स्ट्रा फ्री फ्लो है। ये सब आपको बोल बोल के उल्लू बनाते हैं। नमक को एक्स्ट्रा फ्री फ्लो है। एक्स्ट्रा फ्री फ्लो माने वो दाना दाना गिरता है। मैं आपको जो किस्सा समझाना चाहता हूं वो ये, दाना दाना नमक गिरना ही नहीं चाहिए। नमक कभी भी एक्स्ट्रा फ्री फ्लो होना नहीं चाहिए, नहीं तो वो नमक नहीं रहेगा। एक्स्ट्रा फ्री फ्लो करने के लिए पता है क्या किया जाता है? नमक की जो नमी है उसको निकाला जाता है। और नमक की क्वालिटी है कि वो नमी को एब्जॉर्ब करता है। खुला हुआ नमक यहां रख दो, सूखा हुआ, 10 मिनट के बाद आप देखेंगे वो गीला गीला हो जाएगा। वातावरण में जितनी भी ह्यूमिडिटी है उसको वो खींचता है, इसी की क्वालिटी है नमक की। अब वो नमी को निकालने के लिए केमिकल डालते हैं, उसका नाम है एल्यूमिनियम सिलिकेट। और ये केमिकल और भी खतरनाक, एक तो डाल दिया पोटेशियम आयोडेट जो इनऑर्गेनिक है, ऊपर से डाल दिया एल्यूमिनियम सिलिकेट उसको एक्स्ट्रा फ्री फ्लो बनाने के लिए। ये दोनों समस्याएं हमारे शरीर को बहुत कॉम्प्लिकेशन दे रही हैं। अब मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं जो आपको होनी ही चाहिए। यूरोप और अमेरिका में एक्स्ट्रा फ्री फ्लो नमक की जरूरत है, उनको जरूरत है। क्यों? क्योंकि उनके यहां सब्जी बनाना किसी को नहीं आता। वो बनी बनाई सब्जी लाते हैं जो पैकेट में आती है, डब्बा बंद आती है। और बनी बनाई सब्जी में नमक मिला के पैकेट नहीं बना सकते, नहीं तो खराब हो जाती है। तो वो बिना नमक की सब्जी बना के पैकेट में बंद करके अमेरिका में बेचा जाता, कनाडा में बेचा जाता, यूरोप में बेचा जाता। अब उस सब्जी को खाने के लिए जब प्लेट पे डालेंगे तो ऊपर से नमक डालना पड़ता है, इसलिए उनको एक्स्ट्रा फ्री फ्लो नमक चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में बिल्कुल उल्टा है। हमारे हिंदुस्तान में ऐसा कोई घर नहीं है जिसको सब्जी बनाना ना आता हो। अमेरिका में ऐसा कोई फैमिली नहीं है जिसको सब्जी बनाना आता हो। वो प्रोफेसर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, लेकिन सब्जी बनाना किसी को नहीं आता। रोटी बनाना नहीं आता, पराठा बनाना नहीं आता, पूड़ी बनाना नहीं आता, कुछ भी नहीं आता उनको। तो इस टेक्नोलॉजी में हम ही मास्टर हैं और कोई नहीं। हाँ, कुछ आता ही नहीं है। वो तो बाजार से पाव रोटी खरीद लाते हैं, डबल रोटी खरीद लाते हैं, उसको ऐसे काट लो, ऐसे काट लो, बीच से काट लो, उसमें कुछ भर लो, खा लो। हालांकि वो बनती गेहूं के आटे से ही है। हम भी गेहूं के आटे से पूड़ी बनाते हैं, पराठा बनाते हैं, ये बनाते हैं। हम 100 आइटम बनाते हैं गेहूं के आटे से, उनको एक ही आइटम बनाना आता है, वो पाव रोटी, डबल रोटी, वो भी सड़ाकर, फर्मेंटेशन कराकर 6-6 दिन सड़ाना पड़ता है आटे को, मैदा बना के, तब वो बनती है। तो उनकी प्रॉब्लम है, सब्जी बना नहीं सकते, दाल बना नहीं सकते, आती है नहीं, टेक्नोलॉजी उनको किसी ने बताई नहीं, उन्होंने कभी ली भी नहीं दोनों की दुनिया के किसी देश से। तो उनको ऊपर से नमक डाल के खाना पड़ता है। सलाद में डालेंगे, सब्जी में डालेंगे, तो उनको एक्स्ट्रा फ्री फ्लो चाहिए। हमारे यहाँ तो उल्टा है, हम तो सब्जी बनाते समय नमक डालते हैं। आपको मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? हम सब्जी बनाते समय नमक डालते हैं, हमको एक्स्ट्रा फ्री फ्लो की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ दाल बनाते हुए नमक डाला जाता है, सब्जी पकाते हुए नमक डाला जाता है। हम सब्जी बनने के बाद नमक डाल के नहीं खाते कभी। हम सब्जी बनाते हुए नमक डालते हैं, उसमें बॉइलिंग आता है, उबाल आता है, फिर जाके हम वो सब्जी खाते हैं। तो हमको एक्स्ट्रा फ्री फ्लो की जरूरत नहीं है, लेकिन सरकार हमको भी जबरदस्ती वो नमक खिला रही है एक्स्ट्रा फ्री फ्लो के नाम पर। तो हमारे शरीर में एल्यूमिनियम सिलिकेट बढ़ता जा रहा है और उसके कारण लंग्स इन्फेक्शन की बीमारियां हैं, दमा है, अस्थमा है, ब्रोंकियल अस्थमा है, ट्यूबरकुलोसिस है, क्योंकि एल्यूमिनियम सिलिकेट बहुत खराब केमिकल है। एल्यूमिनियम का ही नाम आप जानते हैं, वो बहुत खराब है, हैवी मेटल है, वो सब डिपॉजिट होता है, फ्लश आउट नहीं हो सकता बॉडी से। इसलिए मेरी आप सबको हाथ जोड़कर विनती है कि जो जिंदगी भर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो नमक तो आज से ही बदल दीजिए। आप फीका खाइए तो बहुत ही अच्छा। मीठा दही है, ताजा दही है, खट्टापन नहीं आया है तो फीका खा लीजिए। थोड़ा खट्टापन आया है तो गुड़ डाल के खाइए, चीनी डाल के, शक्कर डाल के। तो जी
हाँ, मैं अभी आगे आ रहा हूँ। हाँ, मैं अभी थोड़ी देर में आगे आ रहा हूँ इसी नियम पे। तो अभी तक मैंने 9 नियम बताए हैं। 9वां नियम रिपीट कर रहा हूँ कि 2 वस्तुएं एक दूसरे के विरोधी हैं तो साथ में नहीं खाना। दूध दही साथ में नहीं खाना है, दही नमक साथ में नहीं खाना है, दूध और प्याज साथ में नहीं खाना है। दही के साथ अगर मीठा खाएंगे तो सबसे अच्छा है। दूध के साथ अगर नमक खाएंगे तो सेंधा नमक ही खाना है, काला नमक ही खाना है। नहीं तो आप हमेशा के लिए भूल ही जाइए ना, नमक ही बदल दीजिए तो ये कहानी खत्म हो जाएगी, मुझे समझाना ही नहीं पड़ेगा। इसके आगे 2-3 चीजें छूट गई हैं। खट्टे फलों के साथ कभी भी दूध नहीं खाना है। खट्टे फल, संतरा है, मौसम्बी है, अंगूर है, ये सब खट्टे फल हैं, सिट्रिक। इन फलों के साथ कभी भी दूध नहीं। इनके साथ हमेशा दही, लस्सी आदि आदि ले सकते हैं। खट्टे फलों के साथ दूध नहीं खाना है। आम एक एक्सेप्शन है, क्योंकि आम जो है ना एल्कलाइन है, आम एसिडिक है नहीं। आम जब तक खट्टा है माने कच्चा है तो एसिडिक है, पकने के बाद वो एल्कलाइन हो जाता है। इसलिए आम और दूध तो खा सकते हैं। बाकी खट्टे फल को याद रखिए, नींबू है, संतरा है, मौसम्बी है, अंगूर है, ये दूध के साथ नहीं खा सकते। और एक चीज जी, सेब खा सकते हैं दूध के साथ, क्योंकि सेब सिट्रिक नहीं है, सेब एक्चुअली एल्कलाइन है, तो वो दूध के साथ खा सकते हैं। गाजर है, सेब है, दोनों एल्कलाइन है। मूली एसिडिक है, मूली दूध के साथ नहीं खा सकते। गाजर दूध के साथ खा सकते हैं, सेब दूध के साथ खा सकते हैं, चीकू दूध के साथ खा सकते हैं, केला दूध के साथ खा सकते हैं। जो एसिडिक चीजें हैं वो दूध से अवॉइड करिए, दूध के साथ मत लीजिए। और एक छोटी सी बात इसी में जोड़नी है, कटहल की सब्जी कभी भी खाएं तो उसके साथ दूध मत खाइए। ये एक ही एक्सेप्शन है, कटहल एसिडिक नहीं है, कटहल एल्कलाइन है, फिर भी वो दूध के साथ वर्जित है। ये एक एक्सेप्शन है। और एक्सेप्शन का कारण ये है कि कटहल का वही किस्सा है, हाई प्रोटीन है बहुत ज्यादा, उसको डाइजेस्ट होने के लिए डिस्टर्बेंस होता है दूध से, इसलिए आयुर्वेद में कह दिया गया हटाइए इसको, अलग अलग खाइए, दूध खाइए अलग, कटहल अलग खाइए। और 1-2 चीजें हैं इसी क्रम में कि किसके साथ क्या खाएं, किसके साथ क्या नहीं खाएं। घर में कभी भी आप कोई ऐसी चीज बनाएं जो तासीर में गर्म है, उसके साथ ठंडी चीज कोई ना हो। जैसे आजकल मैंने देखा है, हम गरम गरम खाना खा के आइसक्रीम जरूर खाते हैं, अपना सत्यानाश करते। और ये सत्यानाश कैसे होता है? कोई आपको शादी में बुलाता है इनविटेशन देके कि आइए और हमारे यहाँ गरम डिनर खा के आइसक्रीम खा के मर के जाइए, और एक नहीं खाइए, डबल खाइए। और मैंने तो पंजाब में ऐसे भी महान महान लोग देखे हैं कि आइसक्रीम में गरम रसगुल्ला डाल के खाते हैं, महामूर्ख लोग, पता नहीं कहां से आए। गरम गरम रसगुल्ला एकदम ठंडे आइसक्रीम में डाल के खाते। फिर पूछो भाई क्या कर रहे हो, तो कहते टेस्ट है जी। शरीर का देखना है कि टेस्ट का देखना है? तो आप कहीं भी डिनर में जाइए, मैं ये नहीं कहता डिनर में मजे जरूर जाइए, लेकिन ध्यान रखिए कि अगर डिनर गरम गरम आपने खा लिया है तो ठंडी आइसक्रीम मत खाइए। और कई लोग पंजाब में ऐसे हैं, याद ही नहीं रखते, अभी चाय पी अभी आइसक्रीम खा लेंगे। हाँ, उनको बिल्कुल 1 मिनट नहीं लगता, चाय पी के निकले कहीं आइसक्रीम खा के आ गए, आइसक्रीम खा के आ गए इधर चाय पी ली या इधर कॉफी पी ली। तो चाय और कॉफी दोनों गर्म है और आइसक्रीम बहुत ठंडी है, इनका कॉम्बिनेशन नहीं है, बहुत तकलीफ होती है शरीर को। 1 घंटा कम से कम। गर्म चीज खाने के 1 घंटे के बाद ठंडी चीज, या ठंडी चीज खाने के 1 घंटे के बाद गर्म चीज। और वैसे मैंने कल आपको सूत्र बताया था, ठंडा कुछ खाना ही नहीं है, क्योंकि आइसक्रीम तो 10 डिग्री से कम की है, वो शरीर को तकलीफ ही देने वाली। तो आप बोलेंगे फिर आइसक्रीम को कैसे खाएं? गर्म करके खाइए। अगर आइसक्रीम खानी है तो उसको गर्म करिए फिर खाइए। मैं एक अमृतसर गया था एक बार, तो अमृतसर में एक बहुत अच्छी चीज, शायद यहाँ भी होगी, कुल्फी। ये जो कुल्फी है इसको थोड़ा गर्म करके खा लीजिए, आइसक्रीम से बेटर है, 1000 टाइम्स बेटर है। क्यों? हाँ, रबड़ी खाइए ना, तो कुल्फी वो शायद रबड़ी की ही बनाई है, खूब दूध गर्म करके रबड़ी जैसा हो जाता, फिर कुल्फी जमाते। तो कुल्फी को थोड़ा गर्म करेंगे तो वो रबड़ी जैसा ही हो जाता, वो खाने लायक है। माइक्रोवेव से अच्छा है गैस का चूल्हा। तो आप जो है रबड़ी खाइए,
आइसक्रीम छोड़ दीजिए, कुल्फी पे आ जाइए और कुल्फी को हल्का गर्म करके खाइए, वो आपके लिए बहुत मुफीद है। कारण एक ही है कि आइसक्रीम में जितने केमिकल्स हैं कुल्फी में एक भी नहीं। कुल्फी में दूध ही दूध है, वो भी अच्छे से गर्म किया हुआ है, बस उसको ज्यादा ठंडा कर दिया तो वो जम गया है। आप उसका ठंडापन निकाल के खा लीजिए, और करके खा। हाँ, और नहीं तो एक आखिरी ऑप्शन बताता हूँ, खाना ही है आपको तो मेरा ये कहना है कि उसको सलीके से खाइए। जैसे आप कुल्फी खा रहे हैं ना, तो उसका तरीका ये है कि पहले उसको मुंह में रखिए थोड़ी देर, कुल्फी का टुकड़ा काट के मुंह में रखिए और उसको घुमाइए, तो जो लार है वो उसको अपने आप गर्म कर देगी। जब हल्की गर्म हो जाए फिर अंदर ले जाए। ये लास्ट ऑप्शन है। जब खानी ही है तो मेरी बात तो मानिए, उसको गर्म करके खाइए। खानी ही है तो थोड़ी देर मुंह में रखिए, उसको घुमाइए, थोड़ी लार से वो गर्म हो जाएगी, फिर आप लेंगे। अभी लास्ट, आज का आखिरी नियम, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर। आखिरी नियम है जो आपके बहुत सारे सवालों के जवाब देगा, और ये नियम भी हमारी माताओं को जानकारी होना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद में अष्टांग हृदय में बड़ा जोर देकर बार बार रिपीटिशन करके ये नियम बताया गया, जो शायद बहुत महत्व का है, इसलिए रिपीटिशन बहुत हुआ है। भोजन को बनाते समय जो भी पात्र का इस्तेमाल आप करते हैं वो खुला रहना चाहिए। भोजन को बनाते समय जो भी पात्र का हम इस्तेमाल करते हैं वो पात्र खुला होना चाहिए। भगोना होना चाहिए, कढ़ाई होनी चाहिए, खुला रहना चाहिए। क्यों? तो उसके आगे का नियम है कि भोजन को बनाते समय, पकाते समय सूर्य का प्रकाश या पवन का स्पर्श होना बहुत जरूरी है। बनते हुए भोजन को, पकते हुए भोजन को, सूर्य का प्रकाश या पवन का स्पर्श। अब सूर्य का प्रकाश, आजकल हमारे घरों में चूल्हे खत्म हो गए, पहले गांव में चूल्हे होते थे, आज भी हैं, तो खुले में होता है ना चूल्हा, तो सूर्य के प्रकाश की संभावना पूरी है। और वो अलग से बनाते हैं, क्या कहते हैं उसको, हम तंदूर कहते हैं, तंदूर भी खुले में बनाते हैं, तो वहां भी सूर्य का प्रकाश आना संभव है। तो खुले में अगर खाना बन रहा है तो सूर्य का प्रकाश आएगा, वो पक्की बात है। नहीं तो कवर्ड एरिया में बना रहे हैं तो खुला रखिए ताकि पवन जा सके, उसमें हवा जा सके, प्राणवायु जा सके। प्राणवायु माने ऑक्सीजन, ऑक्सीजन माने आग, सीधी सी बात, आग है ऑक्सीजन। तो बनते हुए खाने को आग की ही जरूरत है, वो ऑक्सीजन से ही मिलती है उसको। इसलिए जितना खुला रहेगा भगोना या कढ़ाई, उतनी ज्यादा ऑक्सीजन, उतनी ज्यादा प्राणवायु जाएगी, और भोजन जो पकेगा वो बहुत अच्छे से पकेगा। नीचे से आग लग रही है वो अग्नि की है, ऊपर से आग है वो ऑक्सीजन की है, वो कंप्लीट डाइजेस्ट होगा, क्योंकि कंप्लीट उसका कुकिंग होगा। इसका सीधा सा मतलब एक ही है, प्रेशर कुकर में खाना मत बनाइए, क्योंकि वो खुला हुआ नहीं है। प्रेशर कुकर चारों तरफ से बंद है, ना उसमें पवन जा सकता है, ना प्रकाश जा सकता है। उसमें से पवन बाहर तो आ सकता है, बाहर से अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए कुकर का खाना क्वालिटी में सबसे खराब होता है। हम लोगों ने इस पर कुछ काम किया, कुछ वैज्ञानिकों के साथ मिलकर, ये समझने के लिए कुकर में दाल बनाई और भगोने में दाल बनाई, दोनों को टेस्ट किया, तो पता चला कि कुकर की दाल के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो है ही नहीं ज्यादा, और खुले हुए भगोने की बनाई हुई दाल के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कुकर से ज्यादा। कढ़ाई में दाल बनाई, कढ़ाई में सब्जी बनाई, और कुकर में दाल बनाई, कुकर में सब्जी बनाई, दोनों की क्वालिटी में अंतर आ जाता है। दो कारण से, एक तो कुकर में पवन नहीं गया, प्रकाश नहीं गया, दूसरा कुकर जो है वो एल्यूमिनियम का है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि एल्यूमिनियम दुनिया का सबसे खराब मेटल है खाना बनाने के लिए और खाने के लिए। एल्यूमिनियम का इन्वेंशन हुआ, आविष्कार हुआ हवाई जहाज बनाने के लिए, मिसाइल्स बनाने के लिए, चंद्रयान बनाने के लिए, रॉकेट्स बनाने के लिए, क्योंकि इसको प्रेशर बर्दाश्त करने की ताकत बहुत है एल्यूमिनियम। और हवाई जहाज 35,000 फीट पे उड़ता है तो एयर प्रेशर सबसे ज्यादा होता है। अगर स्टील का हवाई जहाज बनाएंगे तो फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, इसलिए एल्यूमिनियम का बनाया जाता है। एल्यूमिनियम हवाई जहाज बनाने के लिए बहुत अच्छा मेटल है, मिसाइल बनाने के लिए अच्छा है, यान बनाने के लिए अच्छा है। ये खाना बनाने के लिए अच्छा मेटल नहीं है, क्योंकि हैवी मेटल है, बॉडी में जाएगा, तकलीफ करेगा। सोलर कुकर में अगर आपके ये जो यूटेंसिल्स हैं, पात्र, अगर वो एल्यूमिनियम के नहीं है तो अच्छा है, क्योंकि सोलर कुकर में भी एल्यूमिनियम के ही पात्र आजकल रखने लगे।
मैंने एक सर्वे किया था मेरे जीवन में, जिस दिन से मुझे ये बहुत तकलीफ हो गई, इसलिए मैं सबको बोल के कहता हूं, ये 1000 गरीब मरीज मेरे पास ऐसे हैं जो दमा, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट हैं, 1000 से ज्यादा है, और कई साल से ट्रीटमेंट उनका चलता है, धीरे धीरे ठीक होता है। आप जानते हैं टीबी जल्दी ठीक नहीं होती। उनके घरों में जा जाके मैंने देखा क्या होता है भाई, क्यों इनको टीबी है, क्यों अस्थमा है, क्यों दमा है, न सिगरेट पीते, न बीड़ी पीते, न तंबाकू खाते। तो घरों में जाके देखा तो रोज एल्यूमिनियम के बर्तन में ही खाना बनाते हैं और खाते हैं। क्यों? तो कहते हैं जी सस्ता है। बात तो सही है, सस्ता है, उनको बाकी मेटल्स बहुत महंगे पड़ते हैं। तो चूंकि सस्ता है इसलिए एल्यूमिनियम का वो बर्तन लाके खाना बना रहे हैं और खा रहे हैं, और उसका अंतिम दुष्परिणाम है टीबी से मर रहे हैं। इधर पैसे बचाए, उधर अपना जीवन गंवाते। और मैं आपको थोड़ा एक हिस्टोरिकल फैक्ट शेयर करना चाहता हूं कि एल्यूमिनियम के बर्तन भारत में खाने पीने के काम में कब से आए। अंग्रेजों की जब यहाँ सरकार चलती थी इस देश में, तो अंग्रेजों के देश में एल्यूमिनियम का आविष्कार हुआ 18th सेंचुरी। उसके बाद उन्होंने हवाई जहाज वगैरह बनाया 1905 में। उस समय अंग्रेजों को किसी वैज्ञानिक ने बताया उनके देश के कि ये खाने पीने के लिए बहुत खराब है, बाकी के लिए अच्छा है। तो अंग्रेजों ने भारत के लिए कानून बना दिया कि भारत की जेलों में जितने क्रांतिकारी बंद हैं सबको एल्यूमिनियम के बर्तन में ही खाना दो ताकि जल्दी मरे। हमारे जो क्रांतिवीर थे अंग्रेजों के लिए वो सब आतंकवादी थे। भगत सिंह, उधम सिंह, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह, तात्या टोपे, ये सब हमारे लिए क्रांतिकारी थे, देश की आजादी लाने वाले। अंग्रेजों के लिए वो सब खतरनाक लोग थे। तो अंग्रेज चाहते थे कि जेल में बंद करके इनको मारा जाए और स्लो पॉइजन देके मारा जाए, पता भी ना चले और मर भी जाए। तो उनके लिए उन्होंने एल्यूमिनियम के बर्तन लाए, और तब से भारत की जेलों में कानून आ गया कि जो जेल का कैदी है उसको एल्यूमिनियम के पात्र में ही चाय मिलेगी, एल्यूमिनियम के पात्र में ही पानी मिलेगा, उसी में रोटी खानी पड़ेगी, उसी में सब। और आज तक वो कानून हमारी जेलों में चला आ रहा है। अंग्रेज तो चले गए 1947 में, लेकिन वो कानून अभी भी है। अभी भी जेल में आप जाएंगे तो हमारे भाई बंदे जो कैदी बन के वहां हैं उनको एल्यूमिनियम में ही खाना है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो जेल सुपरिंटेंडेंट हैं, जेलर हैं, मैं बहुत उनको बोलता हूं कि इसको बदल दो, अंग्रेजों के जमाने का नियम था, अब तुम बदल दो। तो वो कहते हैं कि ये हम नहीं बदल सकते, ये संसद बदलेगी। तो संसद में बैठे हुए लोगों को बताओ, समझाओ, तो कहते हैं आप समझाओ, मैं क्यों समझाऊं। सुपरिंटेंडेंट कहता है, जेलर कहता है मैं क्यों बताऊं, आप बताओ ना। और फिर वो अंत में कहता आप ही संसद में जाओ ना और जाके इस कानून को बदलो। माने मैं आपको जो इनसेंसिटिविटी बताना चाहता हूं हमारी सरकार की, कि आजादी के 60 साल के बाद भी ये नियम, कायदा, कानून बदला नहीं गया इस देश में। एल्यूमिनियम के बर्तनों में आज भी वहां खाना बट रहा है और वो आज भी टीबी और अस्थमा और दमा से मर रहे हैं। अंग्रेजों के जमाने में तो क्रांतिकारियों को होता ही था ये दुर्व्यवहार। तो मेरी आपको विनती है कि आपके घर में कोई भी एल्यूमिनियम का बर्तन तो कभी मत लाइए। कुकर तो जितना कम इस्तेमाल करें उतना अच्छा है। फिर आप कहेंगे कि उसमें समय कम लगता है। मैंने उसका भी कैलकुलेशन किया। कुकर में दाल बनाने में 10 मिनट लगता है और भगोने में दाल बनाएंगे तो उसमें 25 मिनट लगता है, बस इतना ही अंतर है। 15 मिनट आप बचाते हैं एक दिन में, तो महीने का, फिर साल का, फिर 100 साल का कैलकुलेशन मैंने किया। तो जितना समय आप बचाते हैं उतना आपका हॉस्पिटल में चला जाता है जब आप दमा के मरीज हो जाते हैं या अस्थमा के मरीज हो जाते हैं या टीबी के मरीज हो जाते हैं, और वो समय बचाया हुआ वहां जाता है पैसे के साथ। समय तो जाता ही है, पैसा भी जाता है। तो अल्टीमेटली ये कोई बेनिफिशियल नहीं है आपके लिए कि आपने 15 मिनट बचा लिया। आप अपने घर के टाइम को थोड़ा मैनेज कर दीजिए। जैसे दाल पकने को रख दिया, 25 मिनट लगना है खुले बर्तन में, ये पक्का है, तब तक आप दूसरे काम निपटा दीजिए। कोशिश कुछ इस तरह से करें। तो आप बोलेंगे सबसे अच्छे बर्तन कौन से हैं? एल्यूमिनियम तो सबसे खराब है, ये जान लीजिए। फिर सबसे अच्छे जो बर्तन भारत में माने जाते हैं उनमें है पीतल, सबसे अच्छा भोजन बनाने के लिए, भोजन खाने के लिए। पीतल के बाद जो दूसरा सबसे अच्छा एलॉय है वो कांसा।
कांसे के बर्तन अभी भी बनते हैं पंजाब में, हरियाणा में, छोटे छोटे गांव में बहुत सारे बर्तन बनाने वाले लोगों की जातियां हैं जिनको शायद ठटेरे कहते हैं। वो लोग बनाते हैं ठोक कर पीट कर। तो कांसे के बर्तन ले आइए, बहुत अच्छे हैं। पीतल के बर्तन ले आइए, बहुत अच्छे हैं। और आपने थोड़ी देर पहले कहा दही, दही हमेशा कांसे के बर्तन में खाएं तो अमृत है, लोहे के बर्तन में खाएंगे तो वो लोहे ही जैसा है। हाँ, बहुत अच्छा सवाल। हरा कब होता है? जब दही खट्टा होता है। खट्टा दही कांसे के बर्तन में डालने से पहले गुड़ मिला के फिर आप खाइए, कभी भी हरा नहीं होगा। दही जैसे ही खट्टा हुआ तुरंत गुड़ डाल दीजिए उसमें। हाँ, इसके लिए क्या करना है आपको? इसके लिए थोड़ी व्यवस्था ये करनी है कि कांसे के बर्तन में सब्जी डालनी है तो जितना जल्दी खा लेंगे उतना अच्छा है। जितना जल्दी खा लेंगे, उसको स्टोर करके नहीं रखना। स्टोर करने के लिए जो बर्तन है वो पीतल वाले, और स्टोर करने के लिए इन दोनों से भी अच्छे कुछ बर्तन हैं। पीतल और कांसे से भी अच्छे कुछ बर्तन हैं चांदी के, सिल्वर के। लेकिन चांदी इतनी महंगी है, 20,000 रुपए किलो है, तो मैं डर लगता है किसी को बताऊं। और चांदी से भी अच्छे बर्तन होते हैं सोने के, स्टोर करने के लिए, लेकिन सोना तो और भी महंगा है। अब आखिरी बात जो मैं कहने जा रहा हूं वो ये है कि इन सबको नहीं कर सकते तो मिट्टी के बर्तन ले लीजिए, चीप एंड बेस्ट। मिट्टी की हांडी आती है, मिट्टी का तवा आता है, हांडी में दाल पकती है, हांडी में सब्जी भी पकती है, हांडी में चावल भी पकता है, हांडी में खिचड़ी भी पकती है, और तवे पे रोटी भी बनती है। मिट्टी की हांडी 15 से 20 रुपए में मिलती है, 3-4 महीने चलती है, यूज एंड थ्रो है, टूट गई तो फिर ले लीजिए, फिर ले लीजिए, फिर ले लीजिए। उससे हमारी इकोनॉमी भी चलती है। हाँ, गैस पे चलेगी, बराबर चलेगी। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि मिट्टी की हांडी में दाल पकाई या चावल पका, कुछ भी पकाया, तो गैस धीमी रखिए। मिट्टी की विशेषता है कि उसको आग धीमे 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 चलेगी। तो धीमी आग में पकाएंगे तो गैस की बचत होगी, और जो दाल पकेगी उसका स्वाद इतना जबरदस्त होगा कि आप उंगली चाट जाएंगे। आज हिंदुस्तान में मिट्टी की हांडी की बनी हुई दाल खाने के लिए 5 स्टार होटल में 400 रुपए लगते हैं। दिल्ली बंबई में हांडी की दाल। कभी जयपुर जाइए तो जयपुर शहर से पहले एक चौकी ढाणी करके रेस्टोरेंट बना है, तो वहां लोग सिर्फ खाना खाने इसलिए जाते हैं कि मिट्टी की हांडी की दाल मिलती है, और वो 250 रुपए की थाली देता है, और दाल तो थोड़ी ही देता है। दूसरी बार ले लो तो 400 रुपए ले लेता है। अब मैंने एक दिन हिसाब लगाया, 400 रुपए में तो 10 हांडी घर में आती है। लेकिन लोग ऐसे हैं कि 400 रुपए की दाल खाने वहां जाते हैं लाइन लगा के, घर में 4 हांडी ले आए और उसमें दाल पकाएं, वो उनको तकलीफ लगता है। तो मेरा तो आपसे कहना, मिट्टी की हांडियां शुरू करिए लाना। मैं तो, मुझे बचपन का याद है, मेरा जन्म गांव में हुआ। मेरी दादी माँ दूध बनाती थी मिट्टी की हांडी में, दूध पकाती थी, और बहुत धीमी धीमी आंच पर वो दूध पकता था। पकते पकते एकदम लाल हो जाता था, और उस दूध का जो स्वाद है वो किसी दूध में नहीं आता। और उस दूध का जब दही जमाते थे, एकदम लाल सुरख दही होता था। उसका जब मक्खन निकालते थे तो मक्खन भी उसका ऐसा ही होता था, और उसकी छाछ पीते थे, माने लस्सी, और भी अद्भुत होती थी। वो स्वाद हमने सब भुला दिया। मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में, अमेरिका की और यूरोप की नकल करने के चक्कर में हम मिट्टी को भूल गए। कुकर ले आए, यूटेंसिल्स आ गए, फ्यूचुरा आ गया, फिर ये आ गया, महंगे महंगे चीजें, सस्ती चीज क्वालिटी। अब मैं आपको जो और गहरी बात कहने जा रहा हूं वो ये कि मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाएं और उसका उपयोग करें, उसमें स्टोरेज करना सबसे अच्छा है। दाल पकाई, अब आपको स्टोर करके रखनी है, मिट्टी की हांडी में रख दीजिए, भूल जाइए, कोई तकलीफ नहीं। सब्जी पकाई, स्टोर करके रखनी ही है, मिट्टी की हांडी में रख दीजिए, भूल जाइए। दही बनाया, स्टोर करके रखना है, मिट्टी की हांडी में रख दीजिए। दूध रखना है, मिट्टी की हांडी में रख दीजिए। ये स्टोरेज के लिए मिट्टी सबसे अच्छी है, पकाने के लिए भी सबसे अच्छी। कांच भी मिट्टी का ही एक स्वरूप है। कांच जो बनता है ना, मिट्टी से ही बनता है। सिलिका, सिलिका माने मिट्टी, तो कांच का बर्तन भी मिट्टी के ऑल्टरनेट के रूप में चल सकता है, लेकिन थोड़ा महंगा है, उससे भी सस्ती मिट्टी है। और एक बात जान लीजिए, मिट्टी जो है सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की मां है।
दुनिया के सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिट्टी से ही मिलते हैं। कैल्शियम आपको चाहिए, मिट्टी से मिलता है। फास्फोरस चाहिए, मिट्टी से मिलता है। सल्फर चाहिए, मिट्टी से मिलता है। जिंक चाहिए, मिट्टी से मिलता है। मैग्नीशियम चाहिए, मिट्टी से मिलता है। मैग्नीज चाहिए, मिट्टी से मिलता है। आयरन चाहिए, मिट्टी से मिलता है। सारी दुनिया जहान के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिट्टी से ही मिलते हैं, क्योंकि मिट्टी सूरज की धूप में लाखों साल तपती है, लाखों करोड़ों साल तपती है। कई बार मुझे लगता है कि महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी ने जितनी तपस्या नहीं की है, उससे ज्यादा मिट्टी ने तपस्या की। लाखों करोड़ों साल से धूप सूरज की ले रही है, रिसीव कर रही है, तप रही है। उसके तपने से उसमें जो क्वालिटी डेवलप हो रही है, उसको हम भूल रहे हैं और छोड़ रहे हैं, इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हमारे घरों में आजकल मिट्टी के घड़े आना बंद हो गए, फ्रिज आ गया, रेफ्रिजरेटर आ गया। मिट्टी के दिए आना बंद हो गए, चाइना से बने हुए बल्ब की झालर आ गई दिवाली पे। हम कहते तो अपने आप को मॉडर्न है, लेकिन मूर्खों की श्रेणी में हम शामिल होते जा रहे हैं। हाँ, अभी कर रहा हूं। तो आपसे मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, पंजाब में अभी भी मिट्टी बहुत अच्छी है और पंजाब में कुम्हार भी है। मैं थोड़े दिन पहले जलंधर गया था। जलंधर शहर में सड़क के किनारे बैठे हुए 10-12 कुम्हारों से मैं मिला था और उनसे पूछता था, भाई आपकी रोजी रोटी कैसे चलती है? कहते तकलीफ में चलती है। क्यों? कहते घड़े बनाते हैं, पूरे बिक नहीं पाते। दिए बनाते हैं, पूरे बिक नहीं पाते। हांडियां बनाते हैं, बिक नहीं पाते। तो जिंदगी चलती तो है, घिसट घिसट के चलती है। फिर मैं बोला, अगर आपका बिकने लगे? तो उन्होंने कहा बहुत खुशी होगी। तो उनका कहना था कि हमारा बेचेगा कौन? हमारे पास तो जाहिरात करने का, एडवर्टाइजमेंट करने का पैसा नहीं है। मैंने कहा मैं करूंगा आपका एडवर्टाइजमेंट, फोकट में आपका ब्रांड एम्बेसडर बनूंगा। तो मैं सारे देश में घूम घूम के लोगों से कहता हूं कि आज ही ऑर्डर दे दो अपने किसी कुम्हार को कि 2-4 हांडियां लिया, 1-2 घड़े लिया, तवा मिट्टी का मंगा लीजिए। जो 2-4 चीजें आ जाएं आपके घर में तो बहुत सुधार आ जाएगा खाने में, क्योंकि कैल्शियम आयरन की डिफिशियंसी हमारे भोजन में खूब हो रही है। और आजकल उस डिफिशियंसी का दुष्परिणाम जानते हैं क्या है? हम सभी की माताएं और बहनें जब गर्भावस्था में जाती हैं तो बिना सीजर बच्चे आते ही नहीं इस दुनिया में। वो कैल्शियम की डिफिशियंसी का कारण है, आयरन की डिफिशियंसी का कारण है। आयरन और कैल्शियम दोनों ही कम होगा, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होगी नहीं, बच्चा तो सीजर करना ही पड़ेगा आपको। और जिनके बच्चे सीजर हो गए, याद रखिएगा, जिंदगी भर उनको कोई भी दर्द से छुटकारा दिला नहीं सकता। पीठ का दर्द, पांव का दर्द, घुटने का दर्द होने ही वाला है। सीजर होने के बाद तो कोई भगवान भी आपका दर्द नहीं मिटा सकता। जिंदगी भर डॉक्टर कहेगा दवा खाते रहो, दवा खाते रहो, दर्द बटाते रहो या कम करते रहो, फिर दवा बंद करो, फिर दर्द आएगा। तो इतना बड़ा जुल्म क्यों करना अपने शरीर पर? माताओं को अक्सर मैंने देखा गर्भावस्था के समय में हीमोग्लोबिन 8 और 9 और 7 के आसपास है। आयरन की इतनी कमी है, खाने में आयरन मिल नहीं रहा है, कैल्शियम कम हो गया है, क्योंकि यूरिया डीएपी इतना डाल दिया है खेत में कि उससे हमारे शरीर के भोजन की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। तो इसको कुछ बैलेंस करना है तो मिट्टी ही कर सकती है, क्योंकि मिट्टी में भरपूर कैल्शियम है, भरपूर आयरन है, भरपूर फास्फोरस। मिट्टी में दाल पकाते ही आप देखते हैं कैल्शियम बढ़ जाएगा, टेस्ट उसका बता देगा आपको, फास्फोरस बढ़ जाएगा, टेस्ट बता देगा। तो मेरा आपको फोर्सफुली ये रिक्वेस्ट है, जोर देकर मैं आपसे कह रहा हूं कि 2-4 बर्तन खरीद लीजिए। वो कुम्हार की जिंदगी सुधर जाएगी और आपका घर का बजट कम हो जाएगा और आपके भोजन की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। मैंने एक दिन हिसाब निकाला, भारत में 1,50,00,000 कुम्हार है और 20 करोड़ परिवार हैं इस देश में। अगर हर परिवार 2-2, 4-4 हांडियां खरीद ले, 1-1 तवा खरीद ले, 1-1 घड़ा खरीद ले, तो 1,50,00,000 की जिंदगी हमेशा के लिए खुशहाल हो जाए। और वो 1,50,00,000 जब अपनी जिंदगी आपकी मदद से चलाएंगे तो आपको ही भगवान मानेंगे। है बनता आप जो है, मैं जलंधर में देखा बहुत अच्छा तवा, काली मिट्टी का तवा है, लाल मिट्टी का तवा है, पीली मिट्टी का, 3 तरह के तवे हैं। जलंधर में जहां आकाशवाणी है ना, आकाशवाणी के बिल्कुल बगल में बैठता कुमार, उसके पास एक तवा, मैं पूछा काली मिट्टी वाला वो क्या है? ये मक्की की रोटी के लिए अच्छा है। फिर लाल वाला उसने का ये गेहूं की रोटी के लिए अच्छा है। फिर पीला वाला उसने का ये बाजरी की रोटी के लिए अच्छा है। इतना माइक्रो कैलकुलेशन है उसका कि ये मक्की की रोटी के लिए ये
मुझे तो लगा कि कुम्हारों से बड़ा साइंटिस्ट कौन है इस देश में, जो ये माइक्रो कैलकुलेशन करके बैठी है कि ये मक्की की रोटी के लिए अच्छा है, ये बाजरी की रोटी के लिए अच्छा है, ये गेहूं की रोटी के लिए अच्छा है। ये जरूर है कि उनके पास डिग्री नहीं है, सो व्हाट, डिग्री तो बहुत लोगों के पास नहीं है, लेकिन नॉलेज तो है। तो वो नॉलेज जो उनके पास है, परंपरा से आया हुआ, उस नॉलेज का समाज के लिए सदुपयोग हो, मेरी ये इच्छा है, और करोड़ों लोगों को रोजगार मिले और आपका किचन का थोड़ा रंग रूप बदले। मैं आपको एक छोटी सी बात और शेयर करना चाहता हूँ। थोड़े दिन पहले मैं मद्रास गया था। मद्रास में एक बहुत बड़ा ग्रुप है, टीवीएस, आपका नाम सुना? टीवीएस जो मोटरसाइकिल है, बहुत बड़ा ग्रुप है। जैसे हीरो होंडा हमारे उत्तर भारत का, वैसे दक्षिण भारत का टीवीएस ग्रुप है। शायद उनका टर्नओवर 2 से 2.5 लाख करोड़ का है। तो उनके घर के किसी सदस्य ने मेरी कोई सीडी सुनी, सीडी सुन के वो लेक्चर में आए। लेक्चर के बाद उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप हमारे घर डिनर को आएंगे। मैंने कहा आऊंगा अगर फुर्सत हुई तो। उनका आइए, हमको बहुत खुशी होगी। तो मैं उनके घर गया डिनर के लिए, तो इतना हैरान हो गया कि उनके रसोई में सारे बर्तन मिट्टी के, घड़ा मिट्टी का है, तवा मिट्टी का है, हांडी मिट्टी की है, वो आटा गूंदने के लिए जो थाली होती है ना, वो भी मिट्टी की है, परात उसको कहते, सब कुछ मिट्टी का। अब मैंने उनके घर की मालकिन से पूछा कि 2.5 लाख करोड़ का एम्पायर आप संभालती है, पति पत्नी दोनों मिलकर काम करते हैं, इतना बड़ा एम्पायर संभालती है, मिट्टी की हांडी में दाल पकाने का समय कब मिलता है आपको? तो उनका जो उत्तर था वो देख के मैं दंग रह गया। उन्होंने कहा कि मिस्टर दीक्षित, दुनिया में हेल्थ से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता। अगर हमारी हेल्थ हम मेंटेन नहीं कर सकते तो ये 2.5 लाख करोड़ कुछ काम का नहीं। अगर हम बीमार पड़ते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, इधर हजारों करोड़ कमाते हैं, उधर कमाते हैं, तो ये किसी काम का नहीं। और अगर मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करके हमारी हेल्थ सुरक्षित है और हमको सालों साल डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ता, दवा खानी नहीं पड़ती, तो इससे अच्छा क्या सौदा है? तो मैंने कहा समय ज्यादा लगता है। तो उन्होंने कहा मैं मैनेज करती हूँ उस समय को, इधर दाल चढ़ा दिया, उधर ये चढ़ा दिया, मुझे दूसरे काम है, फाइल साइन करनी है, वो कर लिया, ऑर्डर किसी को प्लेस कर, वो सब मैनेज करती हूँ। तो मैनेजमेंट का ही सारा किस्सा है। तब मुझे समझ में आया कि ये बहानेबाजी हम छोड़ें कि इसमें समय ज्यादा लगता है, कि इसमें ऐसा होता है, ये धुलने में तकलीफ है, या इसमें कोई तकलीफ दुनिया में बड़ी नहीं है आपके हेल्थ से ज्यादा। तो आपकी हेल्थ को ध्यान में रखिए। अगर आप मिट्टी के बर्तन लाएंगे तो बहुत ही अच्छा, स्टोरेज के लिए भी, पकाने के लिए। दूध आप जरूर पकाइए मिट्टी की हांडी में, फिर पी के देखिए। दही जमाइए मिट्टी की हांडी में, फिर खा के। आप कभी बंगाल जाते हैं? कलकत्ता में वो मिष्टी दही, मीठा दही मिलता है, सारा देश और दुनिया उसकी गुणगान करता है। उस दही की सारी क्वालिटी वो मिट्टी के कुल्हड़ की है, मिट्टी की छोटी छोटी हांडियों में दही जमा के रखते हैं, उसका टेस्ट। और रसगुल्ला बनाते हैं, वो रसगुल्ले का दूध मिट्टी की हांडी में उबालते हैं, तब जाके वो रसगुल्ला इतना सॉफ्टी बनता है। वो कहते हैं कि अगर हम किसी दूसरे बर्तन में दूध उबालकर उसको फाड़े तो रसगुल्ले में सॉफ्टनेस नहीं आती, मिट्टी की हांडी में बनाते हैं तो सॉफ्टनेस आती है। तो पूरे बंगाल में, उड़ीसा में, और अब तो मैं एक और बात आपसे शेयर करने जा रहा हूं कि भारत के सारे बड़े मंदिर, देवालय, भगवान के स्थान मिट्टी के बर्तनों में ही प्रसाद बनाते हैं और भगवान को अर्पण करते हैं। कभी आप पुरी जाइए, जगन्नाथपुरी में भगवान कृष्ण का मंदिर है। वहां जो प्रसादम बनता है, भोग लगता है, वो मिट्टी की हांडी में लगता है। पहली बार जब मैं गया तो वहां के पुजारी को मैंने पूछा कि आपका मंदिर बहुत गरीब है क्या, जो मिट्टी की हांडी में खाना बनाता है? तो पुजारी ने कहा कि हमारे मंदिर के पास 5600 किलोग्राम सोना है, मंदिर के पास। आप क्या कहते हैं, गरीब है? मैंने कहा हाँ, ये तो नहीं कह सकता गरीब है। उन्होंने कहा हम तो मिट्टी की हांडी में इसलिए भगवान को प्रसाद अर्पण करते हैं कि मिट्टी पवित्र होती है, उससे ज्यादा पवित्र दुनिया में कोई चीज नहीं। तब मुझे स्ट्राइक किया कि मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट तो ये मंदिर का पुजारी है, जो ये मानकर काम कर रहा है कि मिट्टी पवित्र होती है। मुझे ये बात समझने में लेबोरेटरी लगती है, रिसर्च लगता है, उसको ये बात समझने में 1 ही मिनट लगती है मिट्टी पवित्र होती है। तो मिट्टी की पवित्रता, मिट्टी के गुणगान जितने आप करना चाहें करिए, लेकिन जिंदगी में रखिए। और फिर मुझे लगता है कि हमारे बुजुर्गों की कहावत हम सिद्ध कर पाएंगे, मिट्टी से जुड़े रहो।
तो वो तभी संभव है जब मिट्टी की हांडियां हैं, मिट्टी की कढ़ाई है, मिट्टी के बर्तन है आपके घर में। कोशिश करिए घड़ा तो आ ही जाए मिट्टी का पानी के लिए। दूसरी कोशिश करिए पीने के लिए गिलास जो चाहिए वो मिट्टी के आ जाए आपके घर में। तीसरी कोशिश करिए 2-4 हांडियां आ जाए, तवा आ जाए। यहीं पटियाला के आसपास के किसी कुम्हार को ऑर्डर दे दीजिए, वो इतना खुश हो जाएगा, वो कहेगा कि ये कहाँ से भगवान लोग चले आ रहे हैं मेरी मदद करने के लिए। और आपकी जीवन और आपकी जिंदगी दोनों बदलेगी। और मैं आपको एक छोटी सी अपनी ऑब्जर्वेशन कहना चाहता हूँ, जिनको भी डायबिटीज है, जिनको भी अर्थराइटिस है, जिनको भी ब्लड प्रेशर हाई है, जिनको भी ब्लड प्रेशर लो है, जिनको भी कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, जिनको भी ट्राइग्लिसराइड्स की प्रॉब्लम है, ये सब लोग कल से ही मिट्टी की दाल खाना शुरू करें, हांडी की चावल खाना शुरू करें, खिचड़ी। और 3 महीने के बाद आप ऑब्जर्व कर लीजिए, बिना मेडिसिन खाए आपका ट्राइग्लिसराइड कम हो रहा है, बिना मेडिसिन खाए आपका डायबिटीज माने शुगर कंट्रोल हो रहा है, बिना मेडिसिन के आपका बीपी कंट्रोल हो रहा है, बिना मेडिसिन की बहुत सारी चीजें हो रही है, क्योंकि बॉडी को जो खुराक चाहिए वो आपको भरपूर मिल रहा है। अब इसके बाद मैं चाहता हूं कि आपके मन में कुछ प्रश्न है तो आप जरूर करें। लोहे के बर्तन की बात। हाँ, लोहे के बर्तन के बारे में ये कहा जाता है कि लोहा जो रॉट आयरन है, रॉट आयरन, एक तो स्टेनलेस स्टील है, ये अच्छा नहीं होता, रॉट आयरन बहुत अच्छा। जो प्योर आयरन फॉर्म में मिलता है ना, थोड़ा काला काला, वो लोहे के बर्तन। तो उस लोहे के बर्तन में आप सब्जियां बना सकते हैं, दाल भी चाहे तो पका सकते हैं। लोहे की कढ़ाई आप बाजार में मिलती है आसानी से, वो कई गुने अच्छी है प्रेशर कुकर से। हाँ, काली हो जाती है तो उसका तरीका बताता हूँ साफ करने का। लोहे की कढ़ाई को साफ करने के पहले उसमें नींबू निचोड़ दीजिए या नींबू के छिलके से उसको अच्छे से घुमा दीजिए, और आपके घर में जो भी साफ करने के लिए है उसको रब करके कर दीजिए, बिल्कुल क्लियर हो जाए। नींबू इस्तेमाल करके सब क्लियर कर देता है। लोहे की कढ़ाई जिम्मे बनती साहब तो मैं खुद यूज करता जी। बहुत अच्छा। चीज बनूंगी साफ करने के बाद कलर ब्लैक ही आएगा, क्योंकि आयरन उसमें आने ही वाला है। वो तो आयरन ब्लैक है तो आयरन आएगा, तो वो तो थोड़ी ब्लैकिशनेस आएगी, उससे घबराइए मत। क्योंकि आयरन की गोलियां खाते हैं आप, हजारों रुपए खर्च करते हैं, उससे अच्छा आयरन की कढ़ाई है आपके पास। इतना जरूर ध्यान रखिए कि ये जो आयरन है कढ़ाई में, रॉट आयरन, ये स्टेनलेस स्टील से अच्छा है, और कई गुना ये एल्यूमिनियम से भी ज्यादा अच्छा है। स्टील अच्छा है लेकिन 50-50। स्टील से अच्छा आयरन है। स्टील को क्या करते हैं, स्टेनलेस बनाने के लिए उसमें निकिल और क्रोमियम 2 केमिकल मिक्स करने पड़ते हैं, दोनों ही हैवी हैं। तो स्टेनलेस स्टील से अच्छा हमेशा आयरन होता है, आयरन से अच्छा हमेशा कांसा है, कांसे से अच्छा पीतल है, और इन सब से अच्छा मिट्टी। हाँ, कुछ लोग कलई कर लेते हैं, और वो कलई इसलिए की जाती है कि थोड़ा सफाई में मदद करे और उसमें ज्यादा घी भी नहीं चिपके, क्योंकि वो कलई करते ही थोड़ा स्टिकनेस उसकी कम हो जाती है, तो वो घी ज्यादा नहीं चिपकता, तेल ज्यादा नहीं चिपकता। लेकिन कलई ना करें तो अच्छा ही है, कलई कर भी लेंगे तो इतना खराब नहीं, इतना खराब नहीं। आजकल जो ज्यादा बीमारी है लगभग इंसान को तेजाब की और गैस। बहुत अच्छा। मैं अभी बीमारियों पे बात शुरू करूं उसके पहले आज के सूत्रों पे आप प्रश्न कर लीजिए। मिट्टी के रिलेटेड है, पुराने बुजुर्ग खाने के बाद मिट्टी से हाथ धोते थे। मिट्टी से नहाते भी थे, मिट्टी से बाल भी धोते थे। मुल्तानी मिट्टी से नहाना, मुल्तानी मिट्टी से बाल धोना, बाल किसी के टूटते नहीं थे, सभी काले रहते थे, मजबूत रहते। जब से शैम्पू आया तब सोसाइटी में सस्ती है आंवला, आंवला खाइए। हाँ, आंवले को दूध से थोड़ा आगे पीछे खाइए ना, आंवला खट्टा है, दूध जो है। जी, च्यवनप्राश खा सकते हैं, क्योंकि उसमें आंवले को एसिडिटी जितनी है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए दूसरे केमिकल भी हैं, तो च्यवनप्राश तो खा सकते हैं, लेकिन आंवला खाइए। जी हाँ, खाइए ना, देशी घी मिश्री खाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो आप च्यवनप्राश के साथ तो दूध खा लीजिए, आंवले के और दूध के आगे पीछे एक दूसरे को रखिए। दही के साथ दही में मिर्ची डाल, दही में मिर्ची डालिए, काली काली मिर्च जिसको हम कहते हैं, लाल वाली अच्छी नहीं, लाल वाली मिर्च किसी चीज में अच्छी नहीं। लाल वाली मिर्च से अच्छी है हरी मिर्च, हरी मिर्च से अच्छी है काली मिर्च। आंवले के कई तरीके हैं खाने के। सबसे पहला तरीका कच्चा खा लीजिए।
वो कम हो जाती है। हाँ, लेकिन आंवले की एक दूसरी बात है, आप करके देखिए कल, थोड़ा आंवला काटिए दांत से, तुरंत इतनी लार निकलती है, इतनी लार निकलती है कि आप हैरान हो जाएंगे। और वो लार ज्यादा इसलिए निकलती है कि आंवले की एसिडिटी को कंट्रोल करे, क्योंकि लार छाड़ी। तो आंवले को चबा चबा के कच्चा खा सकते हैं, सबसे अच्छा तरीका। दूसरा अच्छा तरीका आंवले की चटनी बना के खाना। तीसरा अच्छा तरीका आंवले का मुरब्बा बना के खाना। चौथा अच्छा तरीका आंवले की कैंडी बना के खाना। पांचवा अच्छा तरीका है आंवले का कुछ भी बना के खाना, चाहे च्यवनप्राश, चाहे उसको अमृतप्राश, जो कहना, लेकिन खाइए जरूर आंवला। अचार खाइए, बहुत अच्छा। आज के सूत्रों पे प्रश्न, पराठे में अगर सेंधा नमक है या काला नमक है तो जरूर दही के साथ खा लीजिए। अगर उसमें ये समुद्र के पानी वाला नमक है तो मत खाइए जी। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा जी सेंधा नमक से? सेंधा नमक से ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल, अगर लो है तो बढ़ेगा, हाई है तो घटेगा। ये दोनों काम ऑटोमेटिक करता है। हाँ, मैं आपको पूरे एक साल का शेड्यूल बताता हूँ। जब गर्मियों का सीजन शुरू होता है होली के बाद से, और बारिश के पहले दिन तक मिट्टी के बर्तन में रखे हुए पानी को ही पीना अच्छा है, रात्रि को, दिन को, हमेशा। जब बारिश शुरू हो जाती है उस दिन से लेकर और बारिश के अंतिम दिन तक तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीना हमेशा अच्छा होता है। जब बारिश खत्म होती है और सर्दियां शुरू होती हैं, उस दिन से लेकर और फिर होली के दिन तक सोने के बर्तन में रखा हुआ पानी अच्छा होता है। दोबारा बताओ, दोबारा। गर्मी से बरसात, गर्मी के दिनों में होली से लेकर बारिश के पहले दिन तक मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ पानी बहुत अच्छा होता है। मैं बता रहा हूँ, बैठिए। बारिश के पहले दिन से और होली के पहले दिन तक का जो समय है गर्मियों का, ये मिट्टी का है। फिर बारिश शुरू होके और बारिश का खत्म होने तक ये तांबे का है, और बारिश खत्म होके सर्दियां शुरू हो और फिर गर्मियां शुरू हो तो ये सोने का है। अब प्रश्न उठता है कि भाई सोने के बर्तन कहाँ से आएंगे इतनी महंगाई के जमाने में? तो आप ऐसा करिए, बर्तन कोई भी रख लीजिए, मिट्टी का ही रख लीजिए, सोने की उसमें एक अंगूठी डाल के छोड़ दीजिए, सोने की एक चेन डाल के छोड़ दीजिए, तो कुछ फायदा तो होगा ही, नुकसान तो नहीं होगा, फायदा तो थोड़ा होना ही है। सोना जो है ना, सोना बहुत गर्म और चांदी बहुत ठंडी। तो गर्मियां हैं तो सोने का पानी जहर है, लेकिन वही पानी अमृत है जब ठंड का समय है। तो ठंड के समय में सोने के अंगूठी का पड़ा हुआ पानी, सोने के रिंग का पड़ा हुआ पानी, कुछ भी सोने का सिक्का एक छोटा सा हो, कुछ भी हो, किसी भी बर्तन में डाल के रखिए। और इस पानी को मैं मेडिसिन के रूप में यूज करता हूँ मेंटल डिसीज में। एपिलेप्सी के डिसीज है ना, जिनको चक्कर आते हैं, बेहोश होके गिर जाते हैं, हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, एपिलेप्टिक अटैक की बेस्ट मेडिसिन है सोने के बर्तन में रखा हुआ पानी। जिनको डिप्रेशन बहुत होता है, मेंटल डिप्रेशन बहुत होता है, उनकी बेस्ट मेडिसिन है सोने के बर्तन में रखा हुआ पानी। जिनको हमेशा बुरे बुरे विचार आते रहते हैं, हमेशा नेगेटिव, अभी मैं मर जाऊंगा, अभी वो मर जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कुछ भी पॉजिटिव नहीं है जिनके लाइफ में, उनकी बेस्ट मेडिसिन है सोने के बर्तन में रखा हुआ पानी। जिनको कभी भी अच्छी नींद नहीं आती, रात को हमेशा शिकायत करते हैं मैं सोया नहीं, उनकी बेस्ट मेडिसिन है सोने के बर्तन में रखा हुआ पानी। जिनका माइंड कभी डेवलप नहीं हो पाया, बहुत बार ऐसा होता है ना, शरीर बढ़ गया लेकिन माइंड बच्चे का ही है, ऐसे बहुत सारे केसेस आपके जीवन में आ सकते हैं, उनकी बेस्ट मेडिसिन है सोने के बर्तन में रखा हुआ पानी। और आखिरी बात कह दूं, कफ की हर बीमारी की बेस्ट मेडिसिन है सोने के बर्तन में रखा हुआ पानी। कफ, सर्दी, खांसी, जुकाम, माइग्रेन, लेफ्ट में, राइट में, ये सब कफ की बीमारियां हैं, इनकी सबकी बेस्ट मेडिसिन है सोने के बर्तन में रखा हुआ पानी। इसलिए आप पूरी बात सुन लीजिए। कफ का रेंज मैंने बताया था, कफ का एरिया क्या है, छाती से लेके सिर तक। इसलिए छाती से शुरू करके सिर तक के सारे गहने सोने के ही पहने जाते हैं, क्योंकि वो कफ को कंट्रोल करते हैं। ये जो है ना सोने का होगा, ये सोने का होगा, ये सोने का होगा, सब सोने का है। और इसके नीचे जो भी कुछ है वो सब चांदी का है।
तो सोना जो है छाती के ऊपर के सारे अंगों में पहना जाता है क्योंकि कफ को कंट्रोल करता है। तो मैं कहने जा रहा हूं वो ये कि हमारे जो गहने हैं वो सब हमारे हेल्थ से जुड़े हुए हैं, स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं जी। ये अंगूठी सोने की डालते हैं वो ग्रहों के चक्कर वाले, वरना हमेशा हाथ में जो अंगूठियां पहनी जाती है नॉर्मल केसेस में वो चांदी की होती है, लेकिन ग्रहों के चक्कर है, किसी को मंगल का चक्कर है, किसी को शनि का चक्कर है, पंडित जी बताते हैं तो हम पहनते हैं। तो मैं जो कहना चाहता था वो शायद आप समझ पाए हैं कि 4 महीने जब सर्दियां हैं तो सोने के बर्तन का पानी पीना है, 4 महीने जब गर्मियां हैं तो मिट्टी के घड़े का पीना है, 4 महीने जब बारिश है तो तांबे के बर्तन का पानी पीना है जी। पानी को हमेशा पीने का तरीका है कि सबसे पहले गर्म कर लीजिए, सबसे पहले सवेरे सवेरे खूब उबाल दीजिए, फिर उसको रूम टेम्परेचर तक ठंडा हो जाने दीजिए, फिर बर्तन में डाल दीजिए, चाहे वो मिट्टी के घड़े में डाल दीजिए, चाहे तांबे के बर्तन में डाल दीजिए, चाहे सोने वाले उसमें डाल दीजिए, फिर उसी को दिन भर पीते रहिए। हर समय गर्म करके पीने की जरूरत नहीं है, एक बार बॉईल करके रूम टेम्परेचर तक ठंडा कर दीजिए, फिर उसको किसी भी बर्तन में डाल के सवेरे से शाम तक यूज करते हैं जी। अभी आरओ का सवाल आया तो मैं इसको जरा बता देता हूं, वैसे मैं कल बताने वाला था। ये आरओ का पानी अच्छा कि नहीं, मैं आपको पानी के बारे में जानकारी दे दूं मोटी सी 2-3 मिनट में। वो ये कि आयुर्वेद जो कहता है सबसे अच्छा पानी है बारिश का पीने के लिए, जिसको अमृत कहा गया। तो आप कुछ अगर ऐसी व्यवस्था कर सकें कि बारिश का पानी इकट्ठा करें और उसको साल भर पिए तो आपसे ज्यादा सुखी कोई नहीं दुनिया में। आप बोलेंगे कैसे कर सकते हैं? बहुत आसान है। आपकी जो छत है ना, उस छत को तो आपने सबने सीमेंटेड कराया ही हुआ है। छत में से जो पानी गिर रहा है किसी पाइप में होते हुए, इस पाइप को आप आपके बोर में लगा दीजिए, अगर बोर है तो। बोर नहीं है तो वो पाइप को किसी टैंक बना के उसमें डाल दीजिए, अंडरग्राउंड टैंक बना दीजिए आपके घर में, और उसमें पूरा पानी डाल दीजिए। बारिश के पानी में कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, इसको ध्यान रखें। बारिश के पानी की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। अगर अंडरग्राउंड टैंक में आपने कलेक्ट कर लिया तो साल भर, 2 साल, 3 साल आप पी सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं आएगी। राजस्थान में गांव-गांव के हर घर में टैंक रहता है और 5 इंच बारिश होती है, वो एक एक बूंद पानी इकट्ठा करते हैं, उसी को साल भर पीते हैं। जॉन्डिस की बीमारी उस एरिया में कभी नहीं होती क्योंकि बारिश का पानी पीते हैं। तो बारिश का पानी आपके लिए सबसे अच्छा, जैसे भी हो आप इकट्ठा करिए। दूसरा पानी जो सबसे अच्छा माना जाता है वो नदियों से आने वाला, जो नदियां ग्लेशियर्स के साथ जुड़ी हुई, जैसे गंगा नदी है, ये सीधे ग्लेशियर से आती है। ग्लेशियर की बर्फ है वो पिघलती है, मेल्ट होती है, फिर उसका पानी नदी में आता है। तो दूसरा सबसे अच्छा पानी है उन नदियों का जो ग्लेशियर से आती है, पहाड़ों से आती है। तीसरा सबसे अच्छा पानी होता है तालाबों का, जो बारिश के पानी के रूप में ही इकट्ठा होता है। और चौथा सबसे अच्छा पानी होता है वो बोर का, जो बारिश के पानी को रिचार्ज करके ही बोरिंग में आता है। और 5वां सबसे अच्छा पानी होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, जो आप पीते हैं। अब आप सोच लीजिए कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पानी लास्ट में है तो माने सबसे खराब है, सबसे अच्छा बारिश का। तो अब आपको तो कॉर्पोरेशन का पानी है, ये आपकी मजबूरी है। मैं चाहता हूं आप मजबूरी को थोड़ा बदलिए, 2-4 हजार रुपए खर्च करिए, या ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए खर्च करिए। आपकी छत में स्लोप बना दीजिए और एक पाइप में पूरा पानी उतारिए, फिर उस पाइप को आपका एक टैंक बना के अंडरग्राउंड उसमें उतारिए। मैंने मेरे घर में ये व्यवस्था की है। मुश्किल से 22,000 रुपए का खर्चा आया और उस खर्चे में मैं हर साल 1 लाख लीटर पानी कलेक्ट कर लेता हूँ। मेरे टैंक में उतना आ जाता है, साल भर हम पीते, हमारे पड़ोसी भी पीते। मेरा एड्रेस बहुत छोटा सा है, राजीव दीक्षित सेवाग्राम, वर्धा सेवाग्राम गांव में मैं रहता हूँ। तो हमने छोटा सा अपने घर में ऑल्ट्रेशन किया, छत को थोड़ा स्लोप दे दिया और उसके बाद सारा पानी एक पाइप में दे दिया, नीचे एक अंडरग्राउंड टैंक बना दिया, उसमें पूरा पानी इकट्ठा होता है, साल भर हम उसी को देते। आप चाहें तो पंजाब में भी ये हो सकता है। हमारे यहाँ तो बारिश कम है, पंजाब में तो ज्यादा। हमारे यहाँ साल में 25 इंच बारिश है और पंजाब में साल में 50 इंच से ज्यादा बारिश है। आप तो और भी ज्यादा पानी इकट्ठा कर सकते हैं। और ये पानी इकट्ठा करना पड़ेगा आज नहीं तो 10 साल के बाद, क्योंकि जमीन के अंदर का सारा पानी सूख रहा है।
कितने दिन आप उसको निकालेंगे? हाँ, मिट्टी डल जाती है तो उसको साफ कर लीजिए, या उसमें कोई आपको कंफ्यूजन है तो मिट्टी के ऊपर चूना फेंक दीजिए, बस वो पानी को अपने आप साफ करके नीचे भेजेगा। चूने से अच्छा पानी को साफ करने वाला दुनिया में कोई केमिकल नहीं। छत पे चूना डाल दीजिए, बारिश जैसे ही शुरू हुई चूने के पत्थर डाल दीजिए 2-4, जितना भी पानी कांटेक्ट में आएगा सब फिल्टर होके आएगा, तो मिट्टी का उसमें दुष्प्रभाव खत्म हो जाए। तो छत का पानी कोशिश करिए इकट्ठा करने का। नहीं कर सकते हैं तो आपके पास कॉर्पोरेशन का पानी है, इसको बिना उबाले मत पीजिए। अब आप कहेंगे इस पानी को हम एरो में डालें और फिल्टर करें या उबाले और पिए, दोनों में क्या बेहतर है? उबालना बेहतर है, क्योंकि जब एरो में आप पानी को फिल्टर करते हैं तो उसमें पानी को फिल्टर करते समय कुछ ऐसे केमिकल खत्म हो जाते हैं जो आपके शरीर को जरूरी है। तो एरो का पानी तो मजबूरी का पानी है, जब कुछ भी नहीं मिल रहा है। मुझे तो कई बार आप इसको मजाक मत कहिएगा, मैं आपको सीरियसली कहता हूँ, मैंने एरो के जितने भी ब्रांड है मार्केट में, एरो तो एक ब्रांड है, बहुत सारी वाटर प्यूरिफायर मशीन है, सबका पानी निकाल के लेबोरेटरी भेजा टेस्टिंग के लिए। सभी टेस्टिंग की एक ही रिपोर्ट है कि किसी में फास्फोरस कम हो गया, किसी में कैल्शियम कम हो गया, किसी में आयरन कम हो गया, किसी में कुछ कम हो गया, किसी में कुछ कम हो गया। फिर मैंने इन कंपनियों को चिट्ठियां लिखी कि आप बोलते हैं कि आपकी मशीन बहुत अच्छी है, पानी को प्यूरिफाई करती है। तो उसने कहा हम कब बोलते हैं? वो कहते हैं हम पानी को प्यूरिफाई करने की मशीन बनाते हैं, पानी को क्वांटिफाई करना, क्वालिटीफाई करना, इसके लिए मशीन नहीं बनाते हैं। माने पानी की क्वालिटी को इम्प्रूव करने की मशीन नहीं है हमारी पानी को प्योर करने की मशीन है। अब प्योरिटी क्या है? कुछ हैवी मेटल्स हैं पानी के, उनको निकाल दिया हमने, पानी का टेस्ट थोड़ा चेंज हो गया, लेकिन हम ये दावा नहीं करते कि इसकी क्वालिटी इम्प्रूव कर दिया। तो आपको थोड़े से भ्रमजाल में फंसा के वो अपना धंधा करते हैं। पानी की क्वालिटी मेंटेन रहती है जब पानी बॉयल करके आप पीते हैं। आपके शरीर में भगवान ने पेस्टिसाइड रिमूव करने के लिए 2 किडनी दे रखी है, 2 मशीनें हैं, उनका कब इस्तेमाल करेंगे आप? तो आप ये तो भूल जाइए, भगवान ने हमको 2 किडनी दी है, एक छोड़ के 2 दी है। मुंह तो एक ही दिया है खाने को, किडनी तो 2 दी है। वो इसी काम के लिए है कि जितना भी आप पेस्टिसाइड खा रहे हैं उसको खत्म करें या फ्लश आउट करें। तो आप उसकी चिंता मत करिए। किडनी अगर फंक्शनल है तो आपके जीवन में कोई तकलीफ नहीं। किडनी अगर फंक्शनल नहीं है तो जरूर ये सोचने की बात है। बिल्कुल नहीं, बारिश के पानी को बॉईल करने की जरूरत नहीं, वो तो भगवान का पानी है, उससे ज्यादा शुद्ध तो होता नहीं है। बारिश का पानी नहीं, कभी मत रखिए। बारिश के पानी को मिट्टी के टैंक में रखना सबसे अच्छा है। कांच की बोतल में चलेगा। कांच जो है ना मिट्टी का ही दूसरा स्वरूप है। सिलिका को थोड़ा प्यूरिफाई करते हैं तो कांच बन जाता है। सिलिका माने मिट्टी। गुनगुना, गरम नहीं, गुनगुना। नहीं, तांबे और सोने का कॉम्बिनेशन नहीं है। आप सोने का सिक्का अलग रखिए, तांबे का अलग रखिए। सोने का सिक्का अभी डालिए इन दिनों में जब सर्दियां हैं, और तांबे का तब डालिए जब बारिश आ जाए। नहीं, रात को बॉईल किया हुआ पानी आप रख लीजिए, सुबह उठ के इसको पी लीजिए, कोई जरूरत नहीं दोबारा गर्म करने। रूम टेम्परेचर का पानी पी सकते हैं। ये सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए है, सुबह का पानी गरम गरम पीना, जिनको दमा है, जिनको अस्थमा है, जिनको ब्रोंकियल अस्थमा है, जिनको ट्यूबरकुलोसिस है, उनको हर समय पानी गर्म ही पीना चाहिए। जी नहीं, नुकसान कुछ नहीं है, आपको कोई नुकसान नहीं है, आप पीजिए, कोई नुकसान नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ जरूरत क्या है? जरूरत है अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट को हर समय गर्म पानी पीने की उनकी जरूरत है। डाल दीजिए, मिट्टी के घड़े में सोने की अंगूठी डाल दीजिए, स्टील के बर्तन में डाल दीजिए। हाँ, प्लास्टिक छोड़ दीजिए। जी, तांबे के बर्तन में सोना नहीं डाला जाता, तांबे के बर्तन में तांबा ही पर्याप्त है। सोना डालने के लिए मिट्टी का बर्तन, स्टील का बर्तन, लोहे का बर्तन, कांच का बर्तन वो यूज करें।
हाँ, एक बार गर्म करके रूम टेम्परेचर पे ठंडा करके फिर तांबे के बर्तन में भरी। गरम गरम पानी मत भरी, ठीक है। अभी इसको थोड़ा मैं कंक्लूड करता हूँ, 1 ही मिनट में मैं कंक्लूड करता हूँ। कल फिर हम मिलेंगे। कल मैं आपको एक छोटी सी माफी चाहता हूँ। 30 को शाम को भी हमने सेशन करने का बोला था, लेकिन मुझे 30 को दोपहर का टिकट मिला है ट्रेन का, रात का ट्रेन का टिकट नहीं मिला, इसलिए मुझे 30 को दोपहर में जाना है, तो शाम का सेशन नहीं होगा। तो मैं परसों का लेक्चर है वो ओपन है, टॉपिक्स ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। 24 ਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਰੇਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਬਟ ਪਰਮ ਪੂਜਯ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਹਰਜੀਤ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਰੇਟ ਉਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਨਾ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੋਲਾ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਰੇਟ ਉਦੋਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰੇਟ ਹਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਲਈ ਆਯੁਰਵੈਦ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹੌਬੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਰੋੜ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਯੂਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ 1400 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ स्वामी रामदेव जी ने दी है कि जितने भी स्वामी रामदेव भी लोड़ पड़ेगी और जाना भी आ जाएंगे। तो हरविंदर सिंह जी एक बार खड़े हो जाएंगे सारे अपने जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग करो, जो कि सारी कोऑर्डिनेशन जी तुम कॉल्स होंगे ने कौन कदों आ रहा है कदों नहीं आ रहा। तो नाले जी मैं पहला भी तुहानू दस्सिया कि साडे कोल एक्चुअली कल ते परसों उन्हां दे 2 लेक्चर हुण साडे फ्री हो गए ने पुलिस डिपार्टमेंट करके। तो उन्हां चों तुहाडे विचों कोई भी इन्हां दा किते भी लेक्चर करवाना चाहे, मैं 140 70 111 981407 1 ਤੋਂ 1.5 घंटे तो जे कोई भी इन्हां दा लेक्चर